जहाँ पर तुझे मेहनत करने की आदत पड़ रही है ना, उस काम को करेगा, लेकिन जिस काम में मेहनत नहीं है और तुम करोड़पति बन सकते हो, उस काम को नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा बिलीफ संघर्ष में कोई जीवन नहीं है। मतलब मेरी भी आपने ना कुछ जो मिथ्स है ना ब्रेक कर दिए। एक किताब में कई बार इतनी अंडरलाइनिंग हो जाती है कि मैं उस किताब को, मेरे बाद जो जनरेशन आ रही है, जिनको बुक की समरी एक बार सुन लेना, वो भी बहुत बड़ी बात लगती है। 20 मिनट के हमने पूरी बुक पढ़, दैट्स व्हाई यू आर द राम वर्मा। इसलिए ना कहना बहुत आसान है। एक किताब जो 400-600 रुपए की आती है, मैं उसमें 2000 से गुना कर देता हूँ उसको, कि ये 400 इस पर 2000 से गुना करूँगा तो ये 8 लाख रुपए मुझे देगी। इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके रिचुअल क्या होंगे, इसका विजुअलाइजेशन क्या होगा, इसमें से जो पॉइंट बना है, दैट इज कॉल्ड रियल बिजनेस। आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारे पैटर्न पड़े, डर लगता है, 100 बार हाथ धोते हो, रात को नींद नहीं आती, करवट बदल रहे हो, गुस्सा आता है, ये सब सबकॉन्शियस के पैटर्न बन चुके हैं। इनको आप हटाना नहीं जानते, एनएलपी इनको हटाना जानती है। फिर भी उस लूप पे फंस जाता हूँ, बाहर नहीं आ पाऊँ। कमाऊंगा थोड़ा बहुत, पूरी कमाई भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा जॉब भी नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती है, और मेरी बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी नहीं है। एक छोटे से गांव में छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है मेरे पास, उसमें तो एक आदमी का भी खर्चा नहीं चलेगा, परिवार का तो छोड़ो। उस समय मेरे पास एक ही तरीका था कि या तो अब बदलना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, नंबर 1 समय का, और दूसरा पैसे का। मैं आज भी अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि एक प्लॉट भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि इतना पैसा मैं अपने ऊपर लगा दूंगा। डियर फैमिली, आज आप सबका स्वागत है हमारे शो आपका विकास योर ग्रोथ के अंदर, जिनको मैं कितने सालों से फॉलो कर रहा हूँ, जिनको हमने यूट्यूब पर देखा है, यूट्यूब पे भी नहीं कहूँगा, मैं टीवी पे देखा है, क्योंकि हमने यूट्यूब पे टीवी पे लगा रखा है, जिनसे ये समझा है कि पर्सनल लाइफ में कैसे ग्रोथ करनी है, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे ग्रोथ करनी है, या यूँ समझिए ज़िंदगी कैसे जीनी है। उन शख्सियत को जब मेरे को रूबरू होने का मौका मिला, जितने कितने टाइम से मैंने मैनिफेस्ट कर रखा था, मुझे मिलना है, आज मैं उनको, मेरे अनकहे मेंटोर हैं, क्योंकि कभी डायरेक्ट मैंने मेंटोरशिप नहीं ली उनसे, और पता नहीं कितने ही लोगों की लाइफ में कितने बड़े बड़े बदलाव ला दिए। वो श्री राम वर्मा जी आज हमारे साथ हैं, और आज मैं आपको उनके साथ रूबरू कराने वाला हूँ। राम वर्मा सर, थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, आप वो शख्सियत हैं जो हिंदुस्तान के अंदर एनएलपी वर्ड को लेके आए थे, एनएलपी शब्द को लेके आए थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? हाँ, लेकिन मेरे से पहले तो आ गया होगा यहाँ पर कोई ना कोई, लेकिन मैंने इस टेक्निक को अप्लाई करना अपने ऊपर सीखा। सबसे पहले आई बिकेम द क्लाइंट ऑफ माय ओन स्किल्स, जो भी मैं सीख रहा था, और फिर मुझे पता चला कि ये जो एनएलपी है, जितना लोगों को पता होना चाहिए उतना नहीं पता है। फिर मैंने अपने माइंड के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी उस टाइम। सर आप बता सकते हैं ज़रूरत मतलब क्या, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, ज़रूरत ये थी कि बचपन से मेरे पास कुछ एक ट्रॉमाज थे, लाइफ के ट्रॉमाज का मतलब होता है हादसा, और उनकी वजह से मैं माइग्रेन का शिकार हो गया था बचपन में ही। और उस माइग्रेन को ठीक करने में मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को, वैद्य को, उसके बाद जो थोड़ा बड़ा हुआ तो ये माइग्रेन मेरे गट पर चला गया। फिर मैं एसिडिटी का पेशेंट हो गया। एसिडिटी यहाँ तक बढ़ी कि मुझे एमएससी छोड़नी पड़ी अपनी, और वो भी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा ये पेप्टिक अल्सर बदल रहा है अपनी नेचर, ये फट भी सकता है, फिर ये फैटल हो सकता है। तो उसके आगे चला, थोड़े दिन बाद पता चला कि पैरों में दर्द होने लगा, सूजने लगे, तो एक डॉक्टर को दिखाया। वो बड़े डॉक्टर है वेस्टर्न यूपी के, उन्होंने कहा कि तुम चल नहीं पाओगे, ये तो यार ये तो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है। और जब मैं उसके बारे में जानता था, क्योंकि मैं उस समय एक सेल्समैन था मेडिकल कंपनी में, मैंने कहा सर इस बीमारी को तो मैं जानता हूँ, पर ये मेरे साथ हो क्यों रहा है सब कुछ, बाल गिरने लगे थे। तब उन्होंने कहा कि ये बेसिकली सारी मेंटल स्ट्रेस है। तो उस समय शायद मेरा एक जीने की चाह थी अंदर, तो यूनिवर्स ने उसे सुना, और मुझे इस वर्ड के बारे में पता चला कि हम जो लाइफ जीते हैं वो कॉन्शियस नहीं होती बल्कि अनकॉन्शियस होती है। यानी कि आपके जितने भी पैटर्न हैं वो आपके अनकॉन्शियस में पड़े हैं। 2-4 पैटर्न आप कह सकते हैं कि भाई गाड़ी आप चला रहे हो तो आपने गड्ढा देखा, ये आपका कॉन्शियस है, लेकिन गड्ढा देखते ही जो पैर एकदम से ब्रेक पर जाता है ये अनकॉन्शियस है, ठीक है ना। तो इस पैटर्न को तो हम जानते नहीं, तो मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया, तब मुझे एनएलपी मिली, और फिर मैंने एनएलपी से अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व किया, और ऐसा रिजॉल्व किया कि जो चीज़ ऐसी लगती थी ये मुश्किल है, वो कुछ एक हफ्तों में और महीनों में गायब हो गई। क्या बात है।
आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है क्योंकि जो आपने कुछ शब्द बोले हैं मैं बताऊंगा कि कहीं ना कहीं कुछ रिजेम्बलेंस दिख रही है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा क्योंकि मैं अभी ये समझना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए एनएलपी को अगर मैं सरल भाषा में आपसे पूछूं भाई क्या है एग्जैक्टली एनएलपी, क्योंकि आपने 2-3 बार इस शब्द का नाम लिया और आपका नाम के आगे जुड़ता भी है एनएलपी कोच, ठीक है ना, कोचेज ऑफ द कोच। तो एनएलपी को अगर आप सरल भाषा में समझाना चाहें तो प्लीज़ सर। सिंपली आप ये समझिए कि आप एक कार खरीदते हैं तो उससे पहले आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, मैनुअल आपके पास होता है, पर आपके पास 86 बिलियन न्यूरॉन जिनको आप ब्रेन सेल्स कहते हैं वो दी गई हैं जब आप पैदा होते हैं, पर आपने कभी उनको चलाने का मैनुअल नहीं लिया। 86 बिलियन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन की कैपेसिटी बताते हैं कि 82 GB होती है, मैं एक किताब में पढ़ रहा था 82 GB, 82 GB, और वो हर मेमोरी को बिलियन हाँ, और 86 बिलियन है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी ये 86 बिलियन जो ब्रेन सेल्स हैं जो आपके 4 लोब्स में बटी हैं, 4 हिस्सों में बटी हैं, जिसको आप टेम्पोरल लोब कहते हैं, वो इधर का हिस्सा है जब आपकी आवाज़ें भरती हैं, यहाँ पर टिनाइटिस हो जाती है, ठीक है ना। आपकी पिक्चर्स जहाँ पर होती है, फ्रंटल लोब है, पैरिएटल लोब ऊपर है। तो यहाँ पर जो आपकी ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं या इनको ब्रेन सेल्स कहें, जब ये अपने किसी भी इवेंट के साथ रिएक्ट करती हैं तो इसका सीधा प्रभाव जो है आपकी 60 ट्रिलियन, इस बार 6 के बाद 13 जीरो लगेंगी, इतनी सेल आपकी बॉडी में है। 60 ट्रिलियंस, हाँ, तो यानी कि 80 बिलियन, 8 के बाद 10 जीरो, ये आपके पास आपकी सेल ये गवर्न करती हैं, ये डिफाइन करती हैं कि किस टाइम पर आपकी सेल क्या कर रही होगी। यही आदमी अब समझ जाए तो मैंने एनएलपी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप कैसे अपने माइंड के 86 बिलियन न्यूरॉन को समझें और उनको वो करने के लिए प्रेरित करें जो आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो वो करना शुरू कर देंगे जो आपको बर्बाद कर रहा है। आपकी एडिक्शन आपके माइंड का पार्ट है, आपका नहीं। और आपका एडिक्शन से बाहर आना, बीमारियों से बाहर आना भी आपकी चॉइस है। आपकी बॉडी उसी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। अगर आप डर में जीते हैं तो इमीडिएटली आपकी छाती में वजन आ जाएगा। आपको एक खबर मिल जाए कि यार कुछ गलत होने जा रहा है या ग्रीफ आ गया है या कोई मेरा फैमिली मेंबर खतरे में फंस गया, तो एकदम आप बेचैन हो जाएंगे। हाँ, बोलते हुए ना छाती भारी होगी, मतलब छाती बाहर भारी सा हो हो गई, गया, हाँ, पेट में गड़बड़, हाँ। ऐसा लगने लगा कि हाथ पैर ठंडे हो गए। हाँ, सही कह रहे हैं। एक थॉट आपके 60 ट्रिलियन सेल्स को पूरी तरह से, एक थॉट, अगर इस समय आप ये सोच लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सोचने लगूं कि यार मैं गलती से मैंने एक कोबरा देखा था आसपास और वो घर में ना घुस गया हो जहाँ पर हमारे बच्चे हैं, यही थॉट बेचैन कर देगा ना, बहुत बेचैन कर, सही। और अभी थॉट कोई क्लियर भी नहीं हुआ, तो यही तो थॉट है। थॉट बेसिकली यहाँ पर थॉट होता है, लेकिन वो आपकी बॉडी में तो फिजिकल केमिकल्स में बदल जाता है, जिसको आप न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं। आजकल इंटरेस्टिंग है सर ये तो। आज लोग कह रहे हैं कि न्यूरोपेप्टाइड से आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो न्यूरोपेप्टाइड का मैं देख रहा था शायद 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ऐसे कुछ खर्चा बता रहे थे कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया। मैं कहता यार ये न्यूरोपेप्टाइड को कौन कौन डिफाइन करता है, कौन इनको रेस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करता है? वो है आपका थॉट। सही बात है, और आप उसके लाइव एग्जाम्पल हैं सर, और कोई भी लाइव एग्जाम्पल हो सकता है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट, मेरे पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनको पेशेंट नहीं कहता हूँ, मेरे पार्टिसिपेंट हैं, मेरे फैमिली की तरह मैं उनको ट्रीट करता हूँ, जिन्होंने अपने बालों को बहुत बढ़िया कर दिया है। मैं एक लड़की को जानता हूँ त्रिवेंद्रम में, जिसका बेटा ये कह रहा था, वो सिंगल मदर है, शी इज़ अ वेरी लवली गर्ल लेडी, और उसने कहा कि सर मेरा ही बेटा मुझे ये कहने लगा था, मम्मी कि तुम तो बिल्कुल बॉल्ड हो जाओगी, एकदम बाल्ड हो जाओगी, क्योंकि आपके बाल इतने हैं, निकल रहे हैं। अच्छा, बालों का भी मतलब आपके थॉट से लेना देना है? याद रखिएगा, अगर आप इसकी पूरी साइंस समझेंगे तो यही तो मैं समझाता हूँ लोगों को। आपका जब भी कोई बैड थॉट आएगा तो आपकी इम्यूनिटी 3 तरह से रिएक्ट करेगी। या तो वो कंफ्यूज होकर आपको अटैक करेगी, इसे ऑटो इम्यून कहते हैं, जिसे कहते हैं कि जो सोराइसिस होगी या आपके घुटनों पर मारने लगा, अगर आपकी इम्यूनिटी आपके जोड़ों की सेल को मारेगी तो इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। आम जनता के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, आम आदमी के लिए। अगर वो बालों की जड़ों को मारने लगे तो इसको एलोपीसिया कहेंगे। अगर वो मेरी बीटा सेल को मारने लगे जो इंसुलिन बनाती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डायबिटीज़ 1 कहेंगे। सुनिए, सोचिएगा, अगर वो थायराइड को मारने लगे तो इसे थायराइडिज्म कहेंगे। लेकिन वही इम्यूनिटी अगर उस थॉट की वजह से
ओवर रिएक्ट कर जाए तो इसे एलर्जी कहेंगे। अच्छा, वो सेम थॉट से सेम, वो आपकी इम्यूनिटी 3 तरह से एक तरह से जरूर रिएक्ट करेगी। या तो वो सब सरेंडर कंफ्यूज हो जाएगी आपकी वाइट ब्लड सेल्स और दूसरी इम्यूनिटी जहाँ पर वो किसी भी होस्ट के पास है, या फिर वो ओवर रिएक्ट करेगी, या फिर वो कुछ भी नहीं करेगी, वो सरेंडर कर जाएगी। जैसे ही वो सरेंडर करेगी, ये वो सिचुएशन है जब आप बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पकड़ेंगे और लंबे समय तक जिन लोगों की नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं वो इनएक्टिव हो जाएं, तो इसी का नाम कैंसर है। क्योंकि अब आपके पास, मेरे पास, आपके पास, सभी के पास हर टाइम, इस टाइम आपके पास करीब करीब 10,000 कैंसर सेल्स बनती हैं बॉडी की। ये नेचुरल प्रोसेस है, उसे नाम क्यों गलत दे रखा? अनवांटेड सेल्स हैं, उन्हें हमारी नेचुरल किलर सेल्स पहचानती है, मार देती है और उसे हमें बॉडी से बाहर कर देती है, स्वेट के थ्रू, स्टूल के थ्रू, या फिर आपके यूरिन के थ्रू। ये प्रोसेस है सिंपल, कभी भी आप पढ़ लीजिएगा। जब वो नेचुरल किलर सेल अपना काम भूल गई है तो इसका नाम आपने डरावना रख दिया, कैंसर रख दिया। अभी मेरे पास कई पेशेंट, मेरे पार्टिसिपेंट के जानने वाले हैं, सर ये बीमारी है। मैंने कहा ये क्या होता है? सर ये तो बड़ी खतरनाक होती है। मैंने कहा होता क्या इसमें? तो उन्हें यही नहीं पता क्या होता है। मैंने कहा मैं बताऊं, अगर मैं आपका डॉक्टर होता तो मैं कहता यार तुम्हारी रिपोर्ट तो बड़ी मस्त है, एक काम करो हरिद्वार में जाकर डांस करो पहले, और शाम की गंगा आरती पे खूब नाचना और वहाँ पर खेलना, बीवी बच्चों को थोड़े दिन के लिए मस्त रहने दो, पहाड़ों पे जाकर चढ़ना कूदना, ठीक है ना? सर क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारी इम्यूनिटी डाउन है। ओके, इतना सा है। और कुछ एक सेल ने अपना बिहेवियर बदल लिया है, जिनको समय से मरना था वो मर नहीं रही, क्योंकि इम्यूनिटी उन्हें मारना चाह रही थी, वो मर ही नहीं। वो ताकतवर हो गई ज़्यादा। वो आपकी इम्यूनिटी जैसे ठीक होगी या मरना शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करना? मैंने कहा तेरे अंदर कोई ना कोई बेकार का थॉट पड़ा है। पहला थॉट तो यह है कि तेरे पास कोई पेनफुल मेमोरी है, वो एनएलपी में आके सीख ले। कुछ लोगों से तू खफा है, उन्हें जाके अंधेरे में गाली वाली दे ले, एक बार कथारसिस हो जाएगी, वेंट अप कहते हैं जिसको। कुछ लोगों को तुझे माफ़ करना है, तूने माफ़ नहीं किया, कहीं तेरी अपनी सेल्फ इमेज बर्बाद है, उसे ठीक कर ले, ये 8 दिन में तू ठीक ठाक होके आ जाएगा। वो लोग आदमी कहते सर वो तो जेनेटिक है। मन का इसका मतलब आपको यही नहीं पता है कि जेनेटिक तो रही नहीं बीमारी। आप पढ़ लीजिएगा 1970 में अब नई जो साइंस आई है, जो डॉक्टर्स को पढ़ाई जा रही है, जिसमें एपिजेनेटिक्स है, उसमें तो ये बताया गया है कि एवरी थॉट इज चेंजिंग योर जेनेटिक एक्सप्रेशन। हर थॉट आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन बदल रहा है। जीन नहीं बदलेगी, जीन एक वाइट बोर्ड की तरह है लेकिन वाइट बोर्ड पर तो हर रोज आप बदल देते हैं क्या लिखा है, वहाँ उसको मिटा। हाँ सही बात है। तो आप एक्सप्रेशन तो डेली बदल सकते हैं ना। एग्रीड, 100% एग्रीड। तो अगर हम इतने से बिलीफ को ही लोगों को देना शुरू कर दें, पर इस पर भी कई बार लोग हमें गाली देने लगते हैं, सर आप कैसे कह सकते हो ये ठीक हो सकता है? मैंने कहा यार अगर मैंने कह दिया ठीक हो सकता है और किसी ने सचमुच में ठीक कर लिया, क्योंकि ऐसे मेरे पास एक नहीं करीब करीब 40,000 रेफरेंसेज हैं जो किताबों में मैंने पढ़े हैं, जिन्होंने 4th स्टेज के कैंसर को ठीक कर लिया। सर वैसे मतलब एक तो ना, पहली बात तो आई एम हाईली इम्प्रेस, क्योंकि आपने इतनी टिपिकल टफ, जिसको आप बोल रहे हो बुक्स पढ़ लो। सर एक्चुअली बुक्स पढ़ने में समस्या ये है कि वहाँ पे ना टफ साइंस लिखी हुई है, आम भाषा में नहीं। आपने साइंस को आर्ट की तरह बता दिया, इसलिए सुनने में ना इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है और बिलीवेबल लग रहा है। क्योंकि एक तो आपने खुद ने अपने आप पे अप्लाई किया और ऑब्वियसली आप इतने सालों से कर रहे हैं। और वैसे भी सर सोसाइटी की समस्या है, अगर अच्छी बात बताते हैं ना उस पर विश्वास नहीं करते। ये तो मानते हैं हम इस बात ये को? बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने हमेशा एक आर्ट सीखा है, मैं आपको बताता हूँ। वो आर्ट ये है कि आप मुझे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट दे दें, मैं उसे 50-100 बार पढ़ूंगा। ये मेरे अंदर कला है। आई एम नॉट इंटेलिजेंट बट आई नो हाउ टू स्टार्ट एनीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग। चीज़ों को किसी भी, मैं कभी भी मैं तो बच्चों से भी कहता हूँ कि पेरेंट्स से कहता हूँ कि बच्चों को मत कहिए इंटेलिजेंट है, वो 4 सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो जाएंगे। एग्रीड। फिर जैसे ही आप उनको 5वां चीज़ देंगे और वो कहेंगे यार यहाँ तो मैं 0 हो जाऊँगा और मेरी आइडेंटिटी की जो आइडेंटिटी वो मर जाएगी, तो वो तो आइडेंटिटी क्राइसिस में। उसे हमेशा ये कहिए कि ये बच्चा जिस काम को शुरू करेगा वो 0 से शुरू करके लर्न कर लेगा। तो मैंने ये आइडेंटिटी अपनी बना रखी है। तो मैं हमेशा ये कहा कि मुझे आप कोई भी सब्जेक्ट दे दें, मैं आपको बताऊं, मैंने एक किताब को, आप यकीन नहीं करेंगे, और आपने मेरे अगर कभी पुरानी वीडियो को सुने तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि मैंने एक किताब को 100 बार से ज़्यादा तो तब पढ़ लिया था जब मैं NLP सीख रहा था। एक ही किताब को? एक किताब को। द बुक वॉज सेम बट आई वॉज चेंजिंग एवरी टाइम। मतलब
मेरे पास ना वो नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है कि अभी मैं वेगस नर्व के ऊपर एक किताब को 5वीं या 6ठी बार पढ़ रहा हूँ, और 5वीं और 6ठी बार के जो पहले नोट्स थे, सर एक बुक, एक व्यक्ति से एक बुक नहीं खत्म होती। आप कह रहे हो कि एक ही बुक को आप इतनी बार पढ़ लेते मुझे हैं। एक इससे आज मुझे ये नहीं पता चलता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर मेरे से किताब नहीं पढ़ी जाती। मैंने कहा तू जिंदगी भर मेहनत कर लेगा किसी बॉस के जाके, लेकिन जहाँ पर तुझे मेहनत करने की आदत पड़ रही है ना, उस काम को करेगा, लेकिन जिस काम में मेहनत नहीं है और तुम करोड़पति बन सकते हो, उस काम को नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा बिलीफ पहले ही बना रखा ना गांव के लोगों ने या किसी ने कि संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष में कोई जीवन नहीं है। सर मतलब मेरी भी आपने ना कुछ जो मिथ्स है ना ब्रेक कर दिए। मैं भी कई बार जब अपने काम में थोड़ा बिजी हो जाता हूँ तो इसको टाल देता हूँ, और मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि पहले ये जरूरी है, खाना खाने से पहले ज़्यादा जरूरी है कि आप पहले बुक पढ़ लो। मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, कल भी मेरा पॉडकास्ट था, परसों भी मेरा पॉडकास्ट था। दिन में मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं एक नैप ले लूं, और रात को सोने का टाइम अगर आप दिल्ली में हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि 11 बजे से पहले आप सो ही नहीं सकते, कुछ भी कोशिश कर लें, क्योंकि लोग ये मान लेते हैं कि इस टाइम तो वर्मा जी जागे होंगे, एक कॉल तो बनती है। और मेरे 15,000 लोगों के पास मेरा टेलीफोन नंबर होता है, ये मैं हमेशा देता हूँ। ये मैंने सुना भी था कि आप बहुत हम्बल और बहुत ही एक्सेसिबल हैं। अब गांव का रहने वाला हूं, पर मैं ये बताता हूं कि सुबह 4:48 पर मैं आज उठ गया था, और सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं एक गर्म पानी करता हूं, 1 कप, उसे सिप लेता रहता हूं, ठीक है ना, चाय वाय नहीं पीता हूं, और मैं इमीडिएटली अपनी स्टडी टेबल पर आ जाता हूं, जो दूसरे रूम में है, जहाँ पर मेरा स्टूडियो मेरे घर में ही बना हुआ है, एक मेरा ऑफिस में स्टूडियो है, और मैंने एकदम से किताब लेता हूँ और नोट्स बनाना शुरू कर देता हूँ। एक किताब में कई बार इतनी अंडरलाइनिंग हो जाती है कि मैं उस किताब को दोबारा ऑर्डर करता हूँ। मेरे पास कई बार 2-2, 3-3 किताबें आपको मिलेंगी एक ही। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, मतलब इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं हमने, सीरियसली। हम लोग तो वो जनरेशन में हैं, मतलब मेरे बाद जो जनरेशन आ रही है, जिनको बुक की समरी एक बार सुन लेना वो भी बहुत बड़ी बात लगती है। 20 मिनट की हमने पूरी बुक पढ़ ली, उनको लगता है पूरी बुक पढ़ ली हमने समरी से। मतलब दैट्स व्हाई यू आर द राम वर्मा। दैट्स इसलिए ना कहना बहुत आसान है कि यार देखो ऑनलाइन पे काम कर लिया कितने बड़े, उसके पीछे का प्रोसेस ये है जो आप बता रहे हो आप, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सच में आपको आउटस्टैंड करता है और सोचने का तरीका चेंज करता है कि पीछे की जो मेहनत है ना, बैक स्टेज जो हो रहा है, वो किसी को दिखता नहीं। वो आज आपने बताया सर, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो पहले बहुत बहुत आप भी किताब खूब पढ़ा करें, और सबसे मैं कहूँगा एक किताब जो 400-600 रुपये की आती है, मैं उसमें, ठीक है ना, 2000 से गुना कर देता हूँ उसको, कि ये 400, इस पर 2000 से गुना करूँगा तो ये 8 लाख रुपए मुझे देगी। इससे बढ़िया सी इसकी समरी बनाऊँगा, वो नहीं जो बिना मतलब कहीं से गूगल से उठा ली। इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके रिचुअल क्या होंगे, इसका विजुअलाइजेशन क्या होगा, इसमें से जो पॉइंट बना है, और उसे मैं फिर अपने 10 वीडियो बना दूंगा, और वो 10 वीडियो फिर आप जानते हैं कि क्या तहलका करेंगे। मतलब क्या, मतलब इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रियल बिजनेस, कि हाँ भैया आप पढ़ो और फिर पढ़ाओ। अगर मैं इसको बिजनेस भी बोलूँ तो इसमें गलत क्या है? क्या बहुत गलत बड़ी- है? और किताब पढ़ना एक ऐसा काम है जिसमें कुछ भी नहीं करना, आपको किताब का पेज पलटना 4 मिनट के बाद। ये आपने एक स्पीड भी बता दी कि 4 मिनट तो कम से कम लगने चाहिए इस पे। बहुत इंटरेस्टिंग है सर। ओके सर, एक बात जानना चाहता हूँ, ये मेरी ऑडियंस को, क्योंकि मैं भी ब्रेन का स्टूडेंट हूँ, ऑब्वियसली हम आप लोगों से आपसे सीखते हैं। लेकिन एक चीज़ ना बाहर एकदम बड़ा फैंसी वर्ड आ गया, एक तो ओवर थिंकिंग और एक है नेगेटिव थिंकिंग। क्योंकि मैंने आपसे ना 2-3 चीज़ें अभी सुनी, जीवन जीने की इच्छा बहुत थी लेकिन मेरे ही कुछ ट्रॉमास थे, तो ट्रॉमा को अगर मैं नेगेटिव थिंकिंग पकड़ लूँ, आप मुझे करेक्ट कर देना, पता है मैं नेगेटिव हूँ, नेगेटिव सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, फिर भी उस लूप में फंस जाता हूँ, बाहर नहीं आ पाता, और उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या कहाँ कहाँ पे मेरे पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं बाहर कैसे आऊँ, और दूसरा ये है कि उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, रिलेशनशिप पर, मेरे करियर पर, मेरी पर्सनल लाइफ पर, उसमें जानना चाहूँगा। देखिए, नेगेटिव थिंकिंग और जो भी ओवर थिंकिंग है, या आप उसको ओवर थिंकिंग को भी नेगेटिव थिंकिंग कहेंगे, तो पहले तो इसको एक्नॉलेज करना है। हमारे पास 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर थॉट्स भरे पड़े हैं, इवेंट्स भरी पड़ी हैं, जो हमने जानते हैं या तो हम, या उनको नहीं जानते हैं। वो हमेशा ट्रिगर होती रहती है, जिसको आप थॉट कहते हैं। पहली तो बात यह है कि आपका माइंड, अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और ज़िंदा हैं, तो समझ लीजिएगा 40 से 50 हज़ार थॉट तो आने ही हैं। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि उसमें से नेगेटिव थिंकिंग चल रही है,
तो यहाँ पर लोग नेगेटिव थिंकिंग को कैसे हटाएं, इसके ऊपर वीडियो चलती हैं, इसके ऊपर ही कोचिंग चलती है। पर मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और वो मेरे 33-34 सालों का अनुभव है। याद रखिएगा, किसी भी कमरे में अगर अंधेरा है सर, तो आप उस अंधेरे को खींचकर बाहर नहीं ला सकते। हाँ, मतलब लाइट जला के आपको वहाँ पर लाइट ले जानी पड़ेगी, यानी कि हाँ। 20 पैसे की जो कैंडल है वो आपका काम कर देगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उस अंधेरे से लड़ रहे हैं। और मंदिर में जाकर भी कई बार आरती भी यही कहते हैं कि मेरे जीवन से अंधकार दूर करो हे ईश्वर। और भगवान को भी कंफ्यूज कर देते हैं, ये आदमी मांग क्या रहा है। अंधेरा दूर नहीं होगा, असलियत में आपको वहाँ पर एक कैंडल ले जानी पड़ेगी। हमारे जीवन में और बाग में एक समानता है, स्पेशली जीवन में अगर मैं कहूँ सबकॉन्शियस में, और हमारे बाग में एक बहुत ही खूबसूरत समानता ये है कि जैसे बाग में एक पौधे को बचाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, माली लगाना पड़ता है, बचाना पड़ता है। हाँ, मौसम से भी, मौसम से हाँ, बचाना हाँ, पड़ता है, हवा से बचाना पड़ता है, आंधी से बचाना पड़ता है। लेकिन अगर वहाँ पर आप कुछ भी मेहनत न करें, झाड़ झंकाड़ अपने आप पैदा हो जाएंगे। हाँ, होते हैं सर, ये नेचर है। खरपतवार इसको अब ना। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही आप कर रहे हैं। जब आप नेगेटिव थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपने अपने मानसिक बाग में झाड़ झंकाड़ को पैदा कर दिया है, क्योंकि आप वहाँ एक अच्छा पौधा लगाने में चूक गए हैं। आम आदमी ये मानता है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि एक आदमी के पास जब वो पैदा होता है कितनी पोटेंशियल होती है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता आम आदमी। कि जब मैं उससे कहता हूँ कि तू सिर्फ विचारों पर काम कर, अपने बिलीफ पर काम कर, ये पुरानी जो इम्प्रिंट पड़े हैं इसको एक मेरे से कला सीख ले, इन्हें बाहर निकाल दे। ये जो तेरे अंदर बीमारी है, ये तेरा पाला हुआ थॉट है, जो बीमारी के रूप में पैथोलॉजिस्ट आपको केमिस्ट्री के रूप में दिखाता है, बायोलॉजी के रूप में दिखाता है। बेसिकली ये सिर्फ थॉट आया था, उस थॉट को तू अंदर से निकाल सकता है। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, माइंड के बारे में तो मैं ही तुम्हें पढ़ा दूंगा। कई बार लोग मुझे पहचान लेते हैं और वो कहते हैं अच्छा आप तो माइंड के ट्रेनर हो। आई सेड यस, मैं माइंड का बिल्कुल भी ट्रेनर नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। लेकिन वो फिर मुझे पढ़ाने लगते हैं, मैं बताता हूँ माइंड कैसे काम करता है। और उसके बाद फिर वो एक समोसा खाएगा, फिर दूसरा खाएगा, फिर सिगरेट भी पिएगा, और फिर मुझे बताएगा पावरफुल माइंड कैसे बनाया जाता है। मैं हंसता रहता हूँ। मजेदार है जिंदगी, बहुत मजेदार है। कई बार लोग मुझे बताते, सड़क में बीच पर मिल जाते हैं, एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, बगल में बैठ जाते हैं, और फिर मुझे बताते हैं कि सबकॉन्शियस में क्या क्या कमी होती है, उसको कैसे ठीक किया जाता है। गजब सर, गजब, मतलब मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे तभी बोलते हैं रायचंद बहुत है। कई बार तो मैं कहता हूँ सर मैं नोट्स बना लो थोड़ा सा, अगर आप समय दे दे तो मैं आपका नाम भी डाल दूंगा, अपनी किताब लिखूंगा। भाई तुम कर क्या रहे हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। मैं सर इस बात से ना बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए रखता हूँ, लोग ना जब किसी चीज़ को लेकर सीरियस होंगे ना, जैसे मान लो बच्चे को लेकर हैं, स्कूल डिसाइड करना है, डॉक्टर, तो ना उस बहुत रिसर्च कर लें, क्या करें क्या करें। लेकिन जब अपने बारे में बात करनी है, लाइफ स्पैन के बारे में बात करनी है, तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लेंगे, किसी से कुछ भी पूछ लेंगे, किसी से किसी भी बात कर लेंगे, तब उनको एक्सपर्ट नहीं चाहिए। तब वो लगता है हाँ ठीक है। लाइफ को बड़ा हिट एंड ट्रायल के रूप में लेते हैं, पता नहीं ये है, लेकिन मैक्सिमम है लोगों के साथ है। कैजुअल अप्रोच हमेशा कैजुअलिटी क्रिएट करती है। जब भी आप कैजुअल होंगे तो कैजुअलिटी आएगी। कैजुअलिटी ऐसे ही नहीं आई, आप बड़े कैजुअल रहें, बड़ी मेहनत करिए। ये तो पंच लाइन है सर। अगर मैं 34 साल की उम्र में एक निर्णय ना लेता कि लाइफ या तो गई, या तो मैं अब जिंदगी भर कमाऊंगा थोड़ा बहुत, पूरी कमाई भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा जॉब भी नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती है, और मेरी बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी नहीं है। एक छोटे से गांव में छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है मेरे पास, उसमें तो एक आदमी का भी खर्चा नहीं चलेगा, परिवार का तो छोड़ो। उस समय मेरे पास एक ही तरीका था कि या तो अब बदलना है, और बदलने के लिए मुझे दो चीज़ों का नुकसान, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट करना होगा। नंबर एक समय का, और दूसरा पैसे का। मैं आज भी अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि एक प्लॉट भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि इतना पैसा मैं अपने ऊपर लगा दूंगा कि भाई विकास जी के मैं अपनी ब्रेन मैपिंग करवा लेता हूँ। आप ब्रेन मैपिंग के एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। मैं इस न्यूरो साइंस को समझ जाता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अब जिंदगी भर ये 10 प्लॉट में कन्वर्ट कर दूंगा 5 लाख को। क्या बात है, क्या थॉट है सर, बिल्कुल सही है। और मैं अपने आप को यंग रखूंगा। 65 साल का मैं हो चुका हूँ। मुझे आज तक ये नहीं लगता है कि
जब कई बार लोग, आप जैसे लोग कहते हैं सर आप यंग दिखते हैं, मैं कहता हूँ और बूढ़े कैसे लिखेंगे भाई? अगर आप नहीं बताओ ना सर क्या 65 के, तो मैं अभी आपको आधार कार्ड दिखा सकता हूँ लोगों को, आप ये उसका तो मैंने सुना था। अदरवाइज मतलब मैं जब घर से निकला था ना, मेरी जो धर्मपत्नी ने पूछा अभी आप, मैं कहा राम सर से। अच्छा, मैंने कहा कितने सर, ये 50-52 साल के होंगे। मैंने कहा चाचा जी की उम्र के होंगे। मैंने कहा 65 साल के हैं, ये सुन क्या बोल रहे हैं। मतलब क्योंकि हमने, मेरे फादर साहब रिटायर हैं, मेरे फादर इन लॉ रिटायर हैं, तो हमने देखा है वाइट बाल हो गए, जैसे एक सिस्टम होता है, हल्का सा पेट बाहर आ गया। आप सीरियसली तो यू आर लुकिंग हैंडसम एंड बाय गॉड ग्रेस यू आर फिट एंड फाइन एंड ये जो आपने एग्जांपल सेट किया, मेरा एक सर यहाँ पे एक सवाल है। एक तो आज से 33 साल पहले वो थॉट कैसे आया आपके पास में जब आप बीमार हुए कि इतना प्रोग्रेसिव माइंड? क्योंकि नॉर्मली तो सरेंडर हो जाता है आदमी, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, और ये इतना एडवांस थॉट कैसे आया आपके बारे में, अगर इफ़ यू वांट टू शेयर। ये ना, कई बार जब आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बढ़िया तरीके से समझते हैं ना, मैंने बहुत काम किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, वो तो समय नहीं मिलता क्योंकि मैं वेलनेस में ही इतने लोगों को हेल्प करने के लिए मेरे सामने खड़े होते हैं। जब भी आप किसी थॉट को लेते हैं और उसकी इंटेंशन और इंटेंसिटी बचती है, जब भी आप किसी भी थॉट को ले लें, एक थॉट को ले लें कि आपको ये काम करना है और उसके पीछे एक इंटेंसिटी आपके पास आ जाए, इमोशनल थर्स्ट आ जाए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सबको कि भाई आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, बच्चों के लिए जो भूखे रहते हैं करना चाहते हो, हाँ जी, कब करोगे? जब पैसा होगा, यानी कि कल पर टाल सकते हो। लेकिन अगर आपका बच्चा भूखा बैठा है, 4 साल का बच्चा, और बाहर बारिश हो रही है और बाहर कर्फ्यू भी लगा हुआ है, आप रह सकते हैं उसमें, आप मकान में बगैर कुछ करे? नहीं, आप बारिश आपको नहीं रोक सकती, आपको ये कर्फ्यू नहीं रोक सकता। आप बगल वाले पड़ोसी का दरवाज़ा तोड़ देंगे, भाई साहब दरवाज़ा खोलो, आई नीड समथिंग फॉर माई चाइल्ड, भले ही वो उससे आपकी बोलचाल भी नहीं है। याद रखिएगा, जिस दिन आपका माइंड अपने जीवन को बेहतर करने के लिए ये सब चीज़ें करने लगेगा ना, इमीडिएटली आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ होता है, उसे बता देंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इमीडिएटली टेलीपैथी करे, टेलीकिनेसिस करे, लोगों को आपका मैसेज दे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉ ऑफ सक्सेस में लिखा हुआ है। अब तो मैं टेलीपैथी पढ़ाता हूँ कि आप कैसे इंटेंसिटी के साथ अपने थॉट को किसी आदमी को दें, पब्लिक को दें, और वो ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। टेलीपैथी वर्क्स लाइक एनीथिंग, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ सक्सेस में लिखा है नेपोलियन हिल ने। लोगों ने पढ़ी नहीं किताब, लॉ ऑफ सक्सेस को सब लोग जिक्र करते हैं, सारे लोग जिक्र करते हैं, लेकिन एक लाइन छोड़ गए वो, कि भाई जिस गोल को तुम पूरा करना चाहते हो उसकी इंटेंसिटी इतनी क्रिएट कर लो कि वो दुनिया के दूसरे हिस्से में भी उस आदमी तक पहुंच जाए जो आपकी हेल्प कर दे। वो थॉट इसलिए आया था, बिकॉज आई वांटेड टू लिव एंड आई वांटेड टू क्रिएट अ मैजिक ऑल्सो। आज भी मैं इसलिए यंग नहीं हूं कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, मैं इसलिए यंग हूं कि मुझे अभी भी यूनिवर्स से ये मैसेज मिल रहा है कि अभी तेरे लिए कुछ और भी सोचना है, तुझे कुछ और भी करना, यंग रहना। तो मेरा वो बच्चा है जिसे मैंने रिजर्व में रखा हुआ है, अभी और खेल रहे हैं। ये बढ़िया था, आपकी डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्ट। और मैं एक बात बताता हूँ, मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब भी कोई किताब पढ़ता हूँ और उसे जब 5 बार पढ़ कर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता हूँ, मैं एकदम से आंख बंद करके यूनिवर्स से कहता हूँ कि तुम मेरे फादर हो, मैं इसके लिए क्वालिफाई हो चुका हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता देना। वाओ, जरूरत नहीं पड़ रही कोई बात नहीं, मैंने तो सीख लिया, मैं पहले क्वालिफाई करता हूँ तब अट्रैक्ट करता हूँ। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ, मैं किसी से गलत नहीं करता, मैं सारे काम भी कर लेता हूँ मैनिफेस्टेशन के जो करने हैं, लेकिन पूरे क्वालिफाई, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। आपने खुद को क्वालिफाई तो किया नहीं। आप कह रहे कि पापा जो सारा के ना, जो 3 भाई और भी हैं, उनका भी बिजनेस मैं संभालूंगा, और तुम कौन हो? न, मैं एवं ही हूं। तो खुद सोचो कि फादर ही तुम्हें बिजनेस में नहीं आने देगा, क्योंकि तुम तो पागलपन करोगे। भैया पहले क्वालिफाई कर दो। तुम ये कह रहे हो कि मैं तो IIM का भी टॉपर हूँ, IIT का भी टॉपर हूँ, और मैंने तो बड़ी कंपनी को भी हैंडल करके देख लिया, तो फादर क्या, आपका तो दूर का रिश्तेदार भी ये कहेगा कि मेरी वाली कंपनी को भी तुम ही संभालो। वाह सर, ये ना बहुत बड़ा मिथ आज ब्रेक हो गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है या आपके सपने तब पूरे होते हैं जब आप उसके लिए क्वालिफाई करते हो। बहुत सर, लेकिन सर आपने ना इतने सारे वर्ड्स बोले हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो बहुत बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, क्या आप मुझे एज अ लेमैन एक आम भाषा में बता सकते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली और कैसे इसका यूज़ किया जाता है? हाँ प्लीज़। जब आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप होश में हैं,
जी सर। हाँ, ठीक है बिल्कुल, ना? हमें बिल्कुल होश तो में। होश की अंग्रेजी अवेयरनेस होती है, ओके। यानी कि आप अवेयरनेस में हैं। हिंदी में सर। इसे बोध भी कहते हैं कि आप अपने बोध में हैं। ओके, ठीक है सर। आप अपनी आंखों से जागृत अवस्था में मुझे देख रहे हैं, तो बिल्कुल मैं सर। कहूँगा ये अवेयरनेस की आंखें हैं। मेरे शब्द सुन रहे हैं, ये अवेयरनेस के कान हैं। अगर आपका हाथ रखा है तो आपको टेक्सचर महसूस हो रहा है, टेम्परेचर, तो मैं कहूँगा ये अवेयरनेस यानी कि होश की फीलिंग है। ओके। होश की अंग्रेजी कॉन्शियस भी होती है, तो अवेयरनेस ही कॉन्शियसनेस है। इस समय आप ये एक गोल बना सकते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए कल। आप ये बोध बना सकते हैं कि मुझे ये चाय पीनी है। आप एक ये सोच सकते हैं कि ये यहाँ पर मुझे उठकर चलना है। ये आपके कॉन्शियस अभी आपके थॉट हैं। इज दैट राइट? लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप किसी हीरो के बारे में सोचिए या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोचिए, तो वो पिक्चर बन चुकी है आपके माइंड में। अगर मैं कहूँ एलिफेंट टाइगर के बारे में सोचिए, वो भी बन चुकी। आप अपने बेटे के बारे में सोचिए, वो पिक्चर भी बन चुकी। परिवार के बारे में सोचेंगे, पिक्चर बन चुकी है। पर वो तो लोग आपके सामने नहीं है, सामने तो मैं और आप हैं। वो कहाँ पर है? वो इस अवेयरनेस के परे एक और अवेयरनेस है। तो परे की अंग्रेजी मेटा होती है, तो मैं कहूँगा वो मेटा अवेयरनेस है। तो मेटा अवेयरनेस को सबकॉन्शियस बोला गया। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि नेशनल एंथम को सुनो, तो इस समय आपको आवाज़ आनी शुरू हो गई। लता का गाना, मोगाम्बो खुश हुआ, कितने आदमी थे, मेरे पास माँ है, सब ये डायलॉग सुनाई दे रहे हैं ना आप। तो याद रखिएगा, ये पर इन कानों के तो नहीं सुन रहे, उन्हें कौन सुन रहा है? तो इसका मतलब है आपके सबकॉन्शियस में कहीं और भी कान है। तो मैं कहूँगा वो सबकॉन्शियस की ऑडियो है। उसी तरह से जिस दिन आपका बेटा पैदा हुआ था, वो फीलिंग आज भी आपके पास है। वो तो सर पूरा पिक्चर याद पूरी है। पिक्चर भी है, फीलिंग भी है। इसका मतलब है मैं कहूँगा कि अवेयरनेस की परे फीलिंग भी पड़ी है। तो आप दो दुनिया में जीते हैं। गड़बड़ ये होगी कि लोगों को यही नहीं बताया गया कि वो दो दुनिया में जीते हैं। वो कहते हैं मेरी एक ही दुनिया है। पहली दुनिया ये है जहाँ आप होश में हैं, और एक इस होश के परे कोई और भी है। वो जो परे है वो 86 बिलियन न्यूरॉन है, जो आपकी 98% डिसीजन को लेता है। इस समय आपका हार्ट कैसे बीट कर रहा है ये आप नहीं तय करेंगे, आपका माइंड करेगा। अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट में आपकी हार्ट बीट बढ़ा दूं, यही बताते हो कि वही कोबरा नजदीक आ चुका है। आप कहेंगे यार बंद करो इस बात को, ठीक है ना? आपकी बढ़ गई ना हार्ट बीट एकदम से। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ही पावर का काम है कि वो आपका ब्लड एसिडिक रखेगा कि अल्कलाइन रखेगा, वो किसी सेल को बढ़ाएगा कि घटाएगा। आप इस समय आपका डीएनए दाएं घूमेगा कि बाएं घूमेगा, जो घूमता है कि किसी थॉट के लिए। आपके जीन के ऊपर क्या एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, यही आपके इस समय आपकी इम्यूनिटी आप पर अटैक करेगी या वो बैक्टीरिया पर अटैक करेगी, ये सब आपका सबकॉन्शियस लेगा। और सबकॉन्शियस को वो कहता है नहीं नहीं उसकी बात मैं नहीं करूँगा। नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ को कम करोगे। आपका जितना भी पैसे का अट्रैक्शन है वो सारा आपके सबकॉन्शियस में पड़ा है, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष जो कर रहा है उसके पास कोई जीवन नहीं है। याद रखिएगा, ये थॉट लेते हो कई लोग मुझे गाली भी लिखेंगे, लिख दें, लेकिन रियल यही है। जिंदगी इसके परे है कुछ ना कुछ। संघर्ष तो मेरे सामने अभी रिक्शा वाला खड़ा था, वो इंतजार करा कि कैसे 250 रुपये आ जाएं पूरे दिन में, संघर्ष के बाद। और जो 250 करोड़ कमा रहा है एक दिन में, वो संघर्ष नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमें चीज़ दी गई थी वो किसी पर्टिकुलर फ्रेम में तो फिट हो सकती है, लेकिन वो जनरल रूल नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को जनरल रूल दे दिया गया। डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, कैंसर लाइलाज है। मैं ये कह रहा हूँ 6700 लोग 4th स्टेज कैंसर के डॉक्टर हैमर ने बगैर दवाई खिलाए जर्मन न्यू मेडिसिन नाम रखकर सिर्फ उनकी मेमोरी पर काम किया, जो पेनफुल मेमोरी थी, और 6100 लोगों को ठीक किया है। कभी भी आप गूगल कर लें। पर लोग ऐसे बिलीफ को नहीं लेना चाहते। कई बार मुझे गाली भी लिखते हैं, ये आदमी अपने आप को ये कहता है मैं कैंसर ठीक करता हूँ। मैं कभी कैंसर ठीक नहीं करता, पर मैं ये मानता हूँ कि ये लिखा हुआ है कि कैंसर ठीक हो सकता है। डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल है, जिंदा है अभी, 36,000 से ज़्यादा लोगों को वो ठीक कर चुके हैं। द ओनली आंसर टू कैंसर नाम की किताब अब उनकी इतनी पॉपुलर है, कभी पढ़ के देखिएगा, चौंक जाएंगे आप। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपने माइंड पर काम करें, क्योंकि माइंड ही तो आपकी इम्यूनिटी को मार रहा है। मतलब मैंने सर पिछले 7 साल से मैं ब्रेन का स्टूडेंट हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की जो परिभाषा आज सुनी है ना, मुझे लगता है मेरे को पता ही नहीं है कुछ। और इसमें मतलब भी जितना इतनी सरलता से आपने इन चीज़ों को बता दिया है ना, मतलब इसमें भी मैं एक चीज mesmerize हो गया हूँ। एक चीज बताऊं सर, बताएं प्लीज सर।
सर एक तो मेरा नाम विकास है, आप मुझे विकास, मुझे आप सर बोल रहे हो। मुझे आदत है सर कहने की, नहीं नहीं सर प्लीज, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। बिकॉज आपके मैं बच्चे हमेशा मैं सामने वाले को उसकी सोल को मैं अपने से हमेशा बहुत बढ़िया मानकर उसकी एनर्जी लेता हूँ, तो सर इसलिए कहता हूँ। विकास से ऐसा लगेगा कि वो एनर्जी जो मेरी तरफ आनी थी वो रुक जाएगी। नहीं नहीं, आपके बच्चे जैसे हैं सर। चलो चलो विकास ही कहता हूँ। तो विकास याद रखिएगा, 99% जो लोग मेरे इस टाइम हमें देख रहे हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कॉन्शियसली आपको ये मालूम है कि आपको कितना पैसा कमाना है, पर जरूरी नहीं है ये कॉन्शियस का थॉट अनकॉन्शियस तक गया हो। आपको सबको पता है कि आपका बीपी 120/80 यानी कि 120/80 होना चाहिए, पर जरूरी नहीं ये थॉट आपके सबकॉन्शियस ने लिया हो, वो अभी भी 200 पे चल रहा हो। आपको मालूम है कि आपका वेट कितना होना चाहिए, लेकिन आपने ये थॉट अभी सबकॉन्शियस को नहीं दिया, और अभी आप कभी जिम में जा रहे हैं और कभी डाइटिशियन के पास जा रहे हैं और वहां थक कर अभी आपने बस ये कहना शुरू कर दिया ये घटता ही नहीं। ठीक है ना? आपको मालूम है कि आपको सुबह 4 बजे उठकर योगा भी करना था, और ये आप कई सालों से जानते हैं, ये आप कॉन्शियसली जानते हैं, पर अनकॉन्शियस जानता है कल उठेंगे। आप कॉन्शियसली जानते हैं कि आपके लिए पैसा जरूरी है, पर अनकॉन्शियस में आपके पेरेंट्स ने, आपके गांव के लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने, कुछ एक कहानीकारों ने ये बता दिया कि जीवन बड़ा मुश्किल है, पैसा एवं ही नहीं आता, और बस आप उसी थॉट को जी रहे हैं। पैसा पेड़ पे नहीं लगता। ठीक है ना? आपका कॉन्शियस थॉट ये है कि आपकी शुगर ठीक हो जाए, लेकिन अनकॉन्शियस में ये पड़ा है कि आपका कोर्टिसोल और आपका लीवर इस तरह से काम करे कि आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू हो जाए और आप और शुगर बढ़ा लें, जबकि शुगर नाम की बीमारी नहीं होती, शुगर डायबिटीज 2 की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ये मानते हैं कि जो मैं जानता हूं बस वही का है। भैया 86 बिलियन न्यूरॉन अलग तरीके से काम कर रहे हैं, आप उनकी तरह क्यों नहीं काम कर, उनको जलाना क्यों नहीं जानते? सब लोग ये मानते हैं नहीं वो तो मैं जानता हूं। एग्रीड सर, ऐसे ही करते हैं लोग सब, मैंने जब तक पैसा नहीं कमाया इंटेलिजेंट होकर भी, मैंने 19 घंटे काम किया अपनी लाइफ में, अपने परिवार को, कुछ नहीं होता सर। जब मैंने इसके कॉन्सेप्ट को समझा कि कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कैसे पैसा काम आता है, कैसे माइंड को ठीक करना पड़ेगा, इन बीमारियों को ठीक करने के लिए कोई कितनी मैं गोलियां खाऊंगा, पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर खाना पड़ेगा मुझे तो। और अब मैं सच बताऊं, सच ये है कि मुझे सालों से, अब मुझे नहीं पता एंटीबायोटिक क्या होता है, और सही बात तो ये है कि मैं अपने गट को भी जानता हूँ, अपनी स्किन को भी जानता हूँ। पिछले करीब 9 महीने से मैंने स्किन के ऊपर साबुन नहीं लगाई। मुझे, मेरे पास बहुत सारी क्रीम रखी होती थी, बड़े लोग भेजा करते थे, मैंने एक दिन बहुत डब्बे में रखकर एक तरफ रख दी है। मैं कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेता हूँ। सही बात यह है कि मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करता हूँ। हाँ, नाश्ता भी नहीं करते सर? ये तो पहले कहा था हैवी नाश्ता करना चाहिए। उन्हें ये नहीं मालूम है कि हैवी नाश्ते के बाद क्या क्या होता है। अगर जब आप भूखे होते हैं तो उस टाइम आपका रात से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेवलप होता है। जैसे ही आप कुछ खाते हैं, स्पेशली चाय पीते हैं सुबह उठकर, वो बहुत खतरनाक है। उस समय जब आप नाश्ता करते हैं तो इमीडिएटली आप उस ब्रेक को, उस साइकिल को तोड़ते हैं। जो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, जो यद्यपि कम बनता है 20 साल के बाद में, लेकिन वही हमारी उम्र को लंबा करता है। जब ऑटोफैगी नहीं क्लियर है लोगों को, जितना आप ऑटोफैगी करेंगे यानी कि भूखे रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी और आपके गट बैक्टीरिया काम करेंगे। उस अपने आप को बेहतर रखने के लिए आपकी बॉडी की सेल आपकी बेकार की सेल को खाएगी, कैंसर सेल को खाएगी, फैट सेल को खाएगी और वायरस को खाएगी अगर आप भूखे रहेंगे। हमारे यहाँ पे फास्टिंग होती थी शायद, इसीलिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ। वाह, मैं इससे बता दूं ऑडियंस को, स्पेशली जितने हैंडसम सुंदर दिख रहे हैं, सच में इनकी फेस, इनका ना ग्लो करता है, और ऑरा बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है मैं इस पर काम करता हूँ, लेकिन क्या गजब की इनकी वाइब्स हैं, मैं बता नहीं सकता। मैं एकदम, मेरे पास शब्द नहीं, कई बार तो मैं भूल रहा हूँ सवाल क्या पूछ रहे हैं, वो भी भूल जाता हूँ मैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस का सवाल था। कॉन्शियसली सबको पता है कि मुझे क्या चाहिए, पर अनकॉन्शियस को नहीं बताते। एनएलपी अनकॉन्शियस को बताने की टेक्निक है। दूसरी बात, आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारे पैटर्न पड़े। डर लगता है, 100 बार हाथ धोते हो, रात को नींद नहीं आती, करवट बदल रहे हो, गुस्सा आता है, ये सब सबकॉन्शियस के पैटर्न बन चुके हैं। इनको आप हटाना नहीं जानते, एनएलपी इनको हटाना जानती है। भैया कॉन्शियस आपके गोल क्या है, अनकॉन्शियस तक कैसे पहुंचाएं, ये मैं काम करता हूं। और अनकॉन्शियस में बेकार की जो चीज़ें पड़ गई है उन्हें कैसे हटाएं, इनको बताता हूं। ये तो दो काम इस है। ब्रेन को ट्रेनिंग अगर देनी है, दैट इज कॉल्ड एनएलपी। बस सिंपल, ब्रेन ट्रेनिंग इज कॉल्ड एनएलपी। मैं भी इस बात को मानता हूँ। अगर आपको, मैं तो सर कई बार बोलता भी हूँ, मैं जैसे साइकिल चलाने का कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता भी, आपको सीखनी हो तो बाइक चलाने का भी नहीं होता,
कार चलाने का फिर भी 7-10 दिन के लिए आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, लेकिन एयरप्लेन चलाने के लिए 2 साल की ट्रेनिंग लगती है। तो लाइफ चलाने के लिए मैं तो इस कॉन्सेप्ट से सोचता हूँ भी अगर आपके लिए लाइफ इंपॉर्टेंट है, उतनी महंगी है, तो आप उसको ट्रेनिंग तो दोगे। मैं टोटली एग्री सर, बिल्कुल। कई बार मैं ये कहता हूँ लोगों से कि भाई देख, मेरी 15 दिन की ट्रेनिंग है, 3 दिन में मैं तुम्हारी एंग्जाइटी खत्म कर दूंगा, जो 10 साल से तुझे नींद नहीं आती, 3 दिन में, और 3 दिन के बाद तू अपने पैसे वापस ले लेना। मैंने अपना मनी बैक गारंटी दिया हुआ है 15 दिन में से। पहले 2 दिन था, मैंने कहा तीसरा भी दिन जोड़ दो, क्योंकि तीसरे दिन एक अच्छी मैं टेक्निक सिखाता हूँ। तीसरे दिन भी मैं कहता हूँ कि अब छोड़ के चले जाओ, और जोर से बोलता हूँ कि देखो आपकी एंग्जाइटी खत्म होगी, इश्यूज खत्म हो गए, ट्रॉमा खत्म हो गए, आपकी बेकार की बातें बंद हो गई दिमाग में। हाँ जी, टिनाइटिस पे फर्क पड़ गया, जो आपकी आवाज़ें बजती हैं। हाँ जी, मैंने कहा पैसे वापस ले जाओ। जाओगे कहाँ? लगेगी प्यास तो वो मेरे पास आएगा, मेरे खून का जायका ही ऐसा है। ये आपकी सरलता का, चलो मैं आपको बताता हूँ सर। मेरे एक मित्र हैं अमर चौधरी सर, और बहुत अच्छे स्पीकर हैं। कई बार बात होती है कि हमें ट्रेनिंग लेनी, जैसे मैंने भी आपको पहले बैक स्टेज भी जिक्र किया था कि हम सोच रहे थे कि आपसे मुलाकात करनी है, या उनका एक ही शब्द था, अगर NLP सीखूंगा ना मैं, तो मैं राम सर से सीखूंगा, नहीं तो नहीं सीखनी मुझे। ये उसका उनका मतलब कब से हमारी बात चल रही है कि सीखनी यहीं पे है। या यूँ बोलूँ, इस वर्ड से जो अट्रैक्शन हुआ वो टुवर्ड्स आपकी तरफ हुआ। तो ये क्लैरिटी थी कि हाँ, क्योंकि आपकी जो सरलता है ना, वो सच में भाती है। और मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े, आपके यूट्यूब्स के नीचे जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो मैंने देखा बहुत है, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि सच में जो आपकी सरलता है, उन्हीं के लिए तो नहीं, आप जब आए थे बहुत ग्राउंडेड है सर इसमें हमने, तो मैं मतलब क्योंकि मैं देखो मेरा अभी काम कोचिंग का है, तो मैं ट्रेनिंग कम्युनिटी के साथ मैं कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे पता है बहुत यहाँ 4 बातें सुनाएंगे। ट्रेनिंग कम्युनिटी में क्या होता है सर, क्योंकि आपको अप्रिशिएशन बहुत मिलता है, तारीफ बहुत मिलती है ना, तो ईगो अपने आप बढ़ जाता है। एग्जैक्टली यही है, वो संभालना नहीं जानते, और समय से पहले घड़ा भर जाता है। हाँ, तो वो होता है सर। सर इसमें ना एक थोड़ा सा मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, और मैं, आपकी इच्छा है उस पर आंसर देना ना देना, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड की बात की, कॉन्शियस माइंड की बात की, आप RAS की भी बात कर रहे हैं, RAS पे हम इसके बाद आएंगे। लेकिन आजकल ना बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, या यूँ बोलें कि हमारा समाज चेंज हो रहा है। बात हो रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, बात हो रही है वन नाइट स्टैंड की। मैं लिव इन के, मैं मतलब मेरे परसेप्शन में नहीं आता, मैं उसके कॉन्सेप्ट पे नहीं बिलीव करता, मेरा थॉट है। लिव इन की, थ्रीसम की बात होने लग गई, ओपनली बात होने लग गई। आपके हिसाब से क्या ये मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, या पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इससे मेरा DNA भी डेप्रिसिएट हो जाएगा। आप मुझे सब प्लीज़, क्योंकि आप इसको अच्छी तरह समझते हैं। बेसिकली जब ये चीज़ें कर रहे हैं, वो इससे परे जाना पड़ेगा, हमें बिहेवियर पर नहीं जाना, बिहेवियर के बीज पर जाना होगा। वट एवर पीपल आर डूइंग, वाई दे आर डूइंग, ये मेरा सबसे पहला सवाल था। जब भी लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हैं या और नए लेवल पर जाना चाहते हैं, स्पेशली ह्यूमन साइकोलॉजी में, तो हमेशा एक सेंटेंस को लो, वाई ही इज़ डूइंग वट एवर ही इज़ डूइंग। आपका बेटा ये क्यों कर रहा है जो वो कर रहा है? वो अगर शराब पी रहा है तो क्यों पी रहा है? सिगरेट पी रहा है तो क्यों पी रहा है? सिगरेट छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है? याद रखिएगा, जब भी एक वाई आएगा तो वहाँ पर उसमें भी सिर्फ 2 ही चीज़ें आएंगी जो मेन है। आएंगी तो 6-7 उनको नहीं बता सकता, लेकिन 2 आएंगी उस समय। या तो वो किसी न किसी इंटरनल पेन को जी रहा है जिससे वो रिलीफ चाहता है, और रिलीफ का उसे रेफरेंस मिल गया कि सिगरेट रिलीफ दे देगी, वो अजमाली नहीं मिली, फिर उसे लगा कि सेक्स देगा, वो अब सेक्स की तरफ भाग रहा है, वहाँ भी नहीं मिला, फिर वो कहता है सेक्स विद इमोशन, किसी के साथ लिव इन कर लेता हूँ, फिर वो वहाँ से भी नहीं मिला, फिर वो कहता है यार इसमें नयापन कहाँ है? जो ह्यूमन नीड है ना विकास, वो ह्यूमन नीड 4 होती हैं। उन 4 ह्यूमन नीड की वजह से वो ये लिव इन कर लो, सेक्सुअल रिलेशनशिप कर लो, वन नाइट स्टैंड कर लो, और दूसरे जो भी है, मतलब हमारे समाज में वो एक तरह से एक्सेप्टेड नहीं है, और वो उसके लिए बहुत रूल होने चाहिए। फ्रीडम विदाउट रूल बड़ी खतरनाक होती है। हमारे यूथ को समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। याद रखिएगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं चांदनी चौक में 300 की स्पीड से गाड़ी चलाऊं, आई वॉन्ट इट, इट्स माई लाइफ। नो, इट्स नॉट योर लाइफ। यू आर लिविंग इन ए सोसाइटी, और जहाँ पर एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगी आपकी। कई बार पिक्चर बनाने वाले कहते हैं हमने पिक्चर बनाई तुम मत देखो। अरे क्या बताऊं, क्या करूं मैं उसके साथ? मैं उसे समझाऊं, भाई तू पिक्चर बना रहा है, तुम तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर में ह्यूमन शिट डाल के आऊं और तुम ना सूंघो। सही कह रहे हो सर। भाई जब आप ये काम कर रहे हो तो यू आर एंजॉइंग योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तुम कर रहे हो, गाली दे रहे हो, लेकिन इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में अगर रूल नहीं लगेंगे
तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रूल विदाउट फ्रीडम जी रही है आज हमारी जनरेशन, और उन्हें पता नहीं वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, बिकॉज एट दैट टाइम दे थिंक कि यही उनका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। लेकिन सबसे पहले इसके पीछे जाना पड़ेगा। पीछे यह है कि उनकी अपनी सेल्फ इमेज 6 साल की उम्र तक बर्बाद हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी अपनी सेल्फ इमेज 6 साल की उम्र तक बर्बाद हो जाती है। 6 साल की उम्र में? जी, पहले 2 साल तक अगर आप और गहराई तक पढ़ेंगे, मेरी साइकोलॉजी जितनी मैंने साइकोलॉजी को गहराई तक पढ़ा हुआ है, फिलोसफी को पढ़ा हुआ है, आप पहली लाइफ जो एक आदमी जो जिंदगी जीता है वो सिर्फ 2 साल की उम्र तक जीता है। जब जो भी आप कुछ करें, आपके बच्चे ने कहीं नुकसान कर दिया, पानी गिरा दिया, आप अरे अले माई वंडरफुल, सो वट एवर यू आर डूइंग यू आर गेटिंग अप्रिशिएटेड। जो भी आप कर रहे हैं वो अप्रिशिएशन मिल रहा है। तीसरे साल में आपके हाथ में कलम आ गई, अब का ऐसे लिखो, ए ऐसे लिखो। अब आपको ये नहीं लिखा, यू आर नॉट ए गुड बॉय, अरे लिखा, चलो मैं तुम्हें स्टार देता हूं। और आपके बच्चे को पहली बार पता चलता है द वर्ल्ड इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेटेड वर्ल्ड में आ चुका हूं कि मुझे किस चीज़ पर रिवार्ड मिलेगा और किस चीज़ पर पनिशमेंट मिलेगा। वो पनिशमेंट से बचना चाहता है। उसे दिखाई देता है कि आज मुझे रिवार्ड मिल रहा है, का अच्छा लिखा है, लेकिन आज मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, तो इसको मैं पनिशमेंट ना मिले तो क्या करूंगा? टीचर जी मेरे फादर बीमार हो गए थे इसलिए मैंने इसे, अच्छा कोई बात नहीं फिर। एंड ही नोज कि अब मुझे झूठ बोलने से रिवार्ड मिलेगा, और वो आप अपनी सेल्फ इमेज को खो चुके हैं। आप अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर इतनी परतें ला चुके हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप कौन थे। आपका आइडेंटिटी कार्ड इतने नीचे दबा पड़ा है कि उसके ऊपर पता ही नहीं है। उसके ऊपर सिर्फ अब आप शो करने वाली सेल्फ इमेज को लाओगे, यानी कि अब आपके पास एक ईगोइस्टिक नेचर आनेंगे। देखो मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, मेरे पास ये बाइक है, सी माई जैकेट, सी माई मोबाइल, ठीक है ना। वो 4 बार हेयर कट करवाएगा, ठीक है ना, घंटों तक वो चेहरे को रगड़वाएगा, ठीक है ना, बिकॉज आई वांट टू बिकम डिफरेंट, जबकि आप यूनिक थे क्योंकि उस सेल्फ इमेज को खोया है। जब आप दूसरे के साथ रह रहे हैं, ये इस तरह से रिलेशनशिप बन रही है, इस तरह से आप जीवन को जी रहे हैं, ये सिर्फ एक ड्रग इफेक्ट है कि एक मोमेंट में आप परेशान हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी दो फटाफट। और मैंने देखा है कि कई बार जब इतना बेचैनी में होता है, वो कहता है यार पानी भी पिला, ऐसे ही पिला दे बस, आप लिकर डाल और ऐसे ही पीऊंगा मैं, एकदम से छोड़ा। वो कहता नाउ आई एम ओके। सो एवरी पर्सन इज लुकिंग फॉर द ओके स्टेट। वो हर एक आदमी एक ऐसी स्टेट की तलाश में है जहां पर उसे ओके मिल जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस ओके के चक्कर में आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। ये तो वही वाली बात है कि आपको थ्रिल मिल रहा है, कैसे चला के, क्या एक्सप्रेस वे पे चला रहे आप गाड़ी, पीछे बटाकर अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, कितनी स्पीड से, 160 की स्पीड, जाना कहीं नहीं, सिर्फ एक गलती और 2 परिवार जिंदगी भर के लिए रोते रहेंगे। 2 या जिनके साथ करेंगे, जिनके साथ वो भी है। है। तो याद रखिएगा, थ्रिल तो आप ये भी ले सकते हैं कि आप किसी के लिए धर्मशाला बना दें। मैंने भी तो थ्रिल ले रखी है। आप जाइए देहरादून हाईवे पर, यू कैन सी माई स्कूल। मैं उससे एक भी पैसा नहीं लिया, लेकिन जब वहाँ पर 25 करीब 1200 से 1500 बच्चे सुबह उतरते हैं उससे, उन्हें वो तो जानते भी नहीं कि मैं भी इसका फाउंडर हूँ, मैं तो वहाँ जाता भी नहीं, लेकिन थ्रिल तो मुझे इससे भी आ रही है। जब एक IPL में मेरे स्कूल का गांव के का पंजाब IPL में खेलता है, जी आपको मैं कभी दिखा दूंगा उसको, एंड उसके गांव का भी नाम है उसका, ठीक है ना। और वो मेरे शायद पहले ही स्कूल के पहले ही जब मैं शुरू किया था तो उसके बाद ही उसके पेरेंट्स मेरे पास आया करते थे कि सर इस बच्चे को डालेंगे। नाउ माई सेइंग टू यू, थ्रिल तो आपको बहुत तरह से मिल सकती है। थ्रिल तो ये भी मिल सकती है कि आप 100 बच्चों को किताबें बांटना शुरू करें, लेकिन आप थ्रिल कहाँ ले रहे हैं? तो आपको अपने ह्यूमन नीड को डिफाइन करना पड़ेगा, आपका थ्रिल कहाँ से आ रहा है। अगर मुझे आप टाइम दें तो एक वर्ड दे रहा हूँ मैं आपको, यही आप अपने बच्चे, वॉट एवर यू आर डूइंग, वाई आर यू डूइंग, द आंसर इज पे ऑफ। पेयर ऑफ, पे ऑफ, पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब है रिवार्ड, हाँ ठीक है सर, तनख्वाह, बिल्कुल पे ऑफ। हाँ। जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ और बोल रहा हूँ तो मैं अपने पे ऑफ की वजह से बोल रहा हूँ, बिकॉज इस समय मैं अपनी सेल्फ इमेज के साथ जी रहा हूँ, जो मेरी ऑथेंटिक सेल्फ इमेज है। ना मुझे किसी का डर है, ना कोई फियर है, ना फेवर है, ना मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग मुझे गाली ना दें, प्यार लिखें, ना, बस मैं बोल रहा हूँ। याद रखिएगा, आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि गरीबी से पे ऑफ मिल रहा है। आप बीमार इसलिए हैं क्योंकि आपको बीमारी से पे ऑफ मिल रहा है, कोई ना कोई बीबी का प्यार मिल रहा है, सिंपैथी मिल रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे छूट रहा है। आप सिगरेट इसलिए पी रहे हैं क्योंकि आपको पे ऑफ मिल रहा है, क्योंकि आपको रिलीफ मिल रहा है। सिगरेट इसलिए छोड़ रहे हैं आज से आप कसम खा लिए नहीं पीऊंगा क्योंकि पे ऑफ मिल रहा है।
याद रखिएगा, आपका सबकॉन्शियस का पे ऑफ होता है ये। आप कहेंगे नहीं सर, राम सर मैं कहाँ बीमार हूँ, कौन आदमी मरना चाहता है? अरे ये आप कॉन्शियसली कह रहे हो, सबकॉन्शियस में मैं ले जाऊंगा तो अभी एकदम से सारे पैटर्न निकाल दूंगा। ये रे 90% लोग, 10 में से 9 लोग, आप उनसे कहेंगे कि बीमारी हो गई है, ये जानलेवा बीमारी है, हाँ, परिवार को खराब कर देगी, हाँ जी, पैसा बर्बाद कर देगी सारे परिवार का, सड़क पर ला देगी बच्चों को, हाँ, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। लाइफ स्टाइल बदलोगे, 6 महीने में ठीक हो जाओगे, या डॉक्टर के जाके ऑपरेशन करवाओगे जो यहां से सारा केस बिगड़ सकता है। 10 में से 9 लोग कहेंगे ऑपरेशन करवाना। याद रखिएगा, दे आर नॉट एक्सेप्शनल पीपल बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज। वही वाली बात है कि ना, मेरी तरह से ठीक करो, दे डोंट वांट टू चेंज। आपने 2-3 चीजें ऐसी सी बता दी। एक तो जो वर्ड दिया ना आपने सर, फ्रीडम विद रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है ये स्कूल में भी लागू होना चाहिए, पूरी तरह से कपल्स में लागू होना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं? मुझे तो कई बार मेरे पार्टिसिपेंट कहते हैं सर हम रिलेशनशिप में हैं, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, रिलेशनशिप में होना चाहिए ना बाहर जाने के लिए। मैंने कहा भाई तेरे वाले में होगा, मेरे तो फादर मदर ने और मेरे पंडित जी ने 7 फेरे देते तो कहता था इससे बाहर नहीं जाओगे, बस बात खत्म है। तो उसी को बंधन बोलते हैं ना। विवाह बंधन क्या है? बंधन मतलब आपने एक प्रॉमिस कर लिया एंड नाउ यू आर अ मैन ऑफ वर्ड्स। अब जब आप कह रहे हैं इसमें भी फ्रीडम है तो बस ये तो रूल कोई भी फिर तो खत्म हो गया। सोचता हूँ कई बार कि शायद हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि जैसे किसी को डायबिटिक हो जाती है तो डॉक्टर पहले जाके क्या पूछता है, क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई है जिसको, क्योंकि वो आपका डीएनए समझने की कोशिश कर रहा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री। तो यानी कि मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया व्यक्ति, अपने मजे के लिए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए इतना खराब कर लिया अपना, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो डाउन हो जाएगी। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या होगी? यस, बिकॉज आप लोगों को ये नहीं पता है कि लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स क्या हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है। वी आर द प्रिजनर ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें सिखाया भी ये जाता है, आज इसने अच्छा काम किया इसको रिवार्ड दो, हाँ ये से बोलते हैं, ठीक है ना, हाँ। ठीक है ना। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के हम शिकार हो गए हैं। मतलब नहीं देना चाहिए। मतलब जैसे मेरा भी बच्चा है एक 14 साल का, तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म के गोल के ऊपर भी उसका ध्यान दे जाओ, उसको पूरा करते हुए देखो। अगर वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पूरा, आपने कहा कि मुझे तो भूख लगी और आपने बर्गर दिया है, तो आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे दिया उसको, लेकिन उस भूख में आप उसे ट्रेंड भी कर सकते थे कि वो फ्रूट्स भी खाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा क्या होता। तो हम बेसिकली जितना भी ये रिलेशनशिप चल रही है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चल रहा है, इनके लॉन्ग टर्म पेन आने ही आने हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखेंगे तो आप कभी भी आप नहीं खाएंगे। जब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे न तो मुझे यही नहीं मालूम है कोला का कलर क्या हो, टेस्ट क्या होता है, ये फैक्ट है। आज तक आई स्वेयर मैंने आज तक कोला का कोई भी ब्रांड नहीं पिया। मुझे अपनी वाइफ से पूछ रहा था 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, हमने लास्ट टाइम मार्केट में जाके जंक फूड या चाट कब खाई थी, तो ऐसे उन्होंने किया, मुजफ्फरनगर में खाई होगी जब हम पहले 2 साल में। मैंने कहा मुझे याद नहीं है। मतलब इन 40 सालों में भाई हमारे लिए नहीं है, मुझे नहीं पता उसमें क्या डाला जा रहा है क्या नहीं डाला जा रहा है। आप जिस टेस्ट मेकर को आप खाते हो, हमारी जो जनरेशन है खा जाएगी। ये खुद तो खाते नहीं, हमें भी नहीं खाने देते। भाई मत आप खाओ भाई, इतना पता है मुझे तो जो टेस्ट मेकर आपकी बॉडी आपके उसमें मिलाया जा रहा है, इसको MSG कहते हैं, एजिनोमोटो कहते हैं, वो आपके ब्रेन सेल्स को ख़राब करता है, जिससे आप फ्यूचर में जिससे आप पार्किंसन और एल्जाइमर जैसे बीमार हो जाएंगे। मान लेते हैं मैं अब 2 साल बाद एल्जाइमर का पेशेंट हो गया, तो मैंने अपने बेटे और बेटी के ऊपर कितना नुकसान कर दिया, मैंने तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। वो मुझे ढूंढते फिरेंगे, कभी मैं अपना रास्ता भूल रहा हूँ, कभी मेरे हाथ काँप रहे हैं, कभी मैं गिर रहा हूँ, कई बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसके घर में बैठा हूँ, तो वो तो फिर मेरे ऊपर ही सारा पैसा समय लगा देंगे। तो मैंने उनकी ज़िंदगी खराब कर दी। और एक तरफ आप कह रहे मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, घंटा करते हो, अपने बच्चों को प्यार करते हो तो हेल्दी क्यों नहीं रहते? झूठ बोलते हैं हमें कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली कुछ और कर रहे हैं, कॉन्शियसली कुछ और कर रहे हैं। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स आइडल हैं और आप 1 नाइट स्टैंड पर चल रहे हो। उनको पता चलेगा कितना रोएंगे वो अंतर से, भले ही वो आपके सामने कुछ ना कहें, बिकॉज पेरेंट्स कांट से एनीथिंग, एग्रीड, बट आई नो दे आर नॉट फीलिंग गुड बिकॉज ऑफ योर इस एक्ट।
मतलब हमें सोचने का तरीका चेंज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपकी बात से ये तो समझ में आएगा कि हमारा थॉट प्रोसेस ना बहुत शॉर्ट टर्म गेन पर्सनैलिटी बन गए हैं, और वो अगर लॉन्ग टर्म में नहीं है तो फिर आगे जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं। सर मेरा ना एक बहुत, जो सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपकी, वो है आपकी हम्बलनेस। मतलब जो इतने ग्राउंडेड हो, कैसे रहते हो सर इतने, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप हो वो पावर देता है, वो नेक्स्ट लेवल का अप्रिशिएशन देता है, मतलब उसमें उससे कैसे बचे हो सर? वो प्लीज़ सिखाओ, हमें भी बताओ प्लीज़। देखिए, इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो मेरे मेंटर कहा करते थे अभी हम ह्यूमन बीइंग नहीं हुए, अभी तो हम ह्यूमन डूइंग है। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन रही है। आप ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनर बन गए, तो ह्यूमन डूइंग है। उसके बाद ह्यूमन मेकिंग है कि आपने डूइंग छोड़ दी, नाउ यू आर मेकिंग योर सेल्फ, प्रोसेस होगी। उसके बाद बीइंग होते हैं लास्ट में। तो हम ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, हम अभी ह्यूमन डूइंग वाले हैं। और ह्यूमन डूइंग में गड़बड़ ये हो जाती है कि जो उसके रिवार्ड आप आते हैं उन्हें आप ये मान लेते हैं कि ये मेरे रिवार्ड हैं, ये आपके डूइंग के रिवार्ड थे। ओके। मेरे रिवार्ड कुछ और हैं, मेरी डूइंग के रिवार्ड कुछ और हैं। मेरी डूइंग से मेरे पास एक कार आ सकती है, पैसा आ सकता है, बंगला आ सकता है, ठीक है ना, 2-4 फ्रेंड आ सकते हैं, या मेरे लिए तालियां बज सकती हैं, मैं कहीं डोनेट करूंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरी बीइंग कुछ और है। बीइंग में याद रखेगा, अगर आपके पास, इफ़ यू आर नॉट इंटीरियर में, अंदर में, अगर आप एक लवर नहीं है, ह्यूमैनिटी के लवर नहीं है, तो आप अभी, इसका मतलब है, कचरे में से एक आदमी को निकाल कर रखे हुए, मतलब एक नकली आदमी को जी रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपका प्यार करना ही एक नेचुरल वे है। अगर आप प्यार नहीं कर रहे हैं और आप जो बिना मतलब की जो एक पावर दिखा रहे हो, लोगों को डरा रहे हो, देखो मैं इतना बड़ा ट्रेनर हो गया हूँ, ठीक है ना, और मेरे पास ये कार है, मेरे पास ये बंगला है, आप मैं 4 मेरे साथ बाउंसर चल रहे हैं, मैं समझ जाता हूँ ये पावर दिखा रहा है। और पावर के लिए एक कहानी में अगर आप कहोगे तो सुना देता हूँ। खलील जिब्रान को कभी आप पढ़िएगा, खलील जिब्रान की एक कहानी है, और ये 20th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म होते हैं उससे। तो उन्होंने एक छोटी सी फिक्शनल कहानी लिखी हुई है, तो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि एक आदमी एक बार जंगल से जा रहा था, तो वहाँ पर उसे एक स्केयर क्रो दिखाई दिया। स्केयर क्रो वो होता है जो गांव में किसान खेतों में जो लगा देते खेतों हैं। में वो लगा देते हाँ, हैं, हाँ, एक पुतला बना पुतला देते हैं, टाइप से, हाँ, एक घड़ा सा पक्षियों को काला डराने के लिए। हाँ हाँ, ठीक तो है। ताकि, तो वो आदमी उसके पास रुका, स्केयर क्रो के पास। ये कहानी बहुत डीपली टच करती है मुझे। तो उसने कहा कि तुम कौन हो? आदमी ने कहा, आदमी स्केयर क्रो से। स्केयर करो से, कि तुम कौन हो? स्केयर करो ने कहा, मैं स्केयर करो हूँ, मैं पुतला हूँ। उसने कहा, वो तो ठीक है, पर तुम यहाँ क्या करते हो? ओके। उसने कहा, मैं लोगों को डराता हूँ, पशुओं को डराता हूँ, पक्षियों हाँ, को डराता हूँ, हाँ। लोगों को डराता हूँ, मेरा डराने का काम है। उस आदमी ने कहा, यही मैं चाहता हूँ। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैं लोगों को डराऊं, अपनी पावर से, अपने बड़े बड़े गुणगान गाने से, ठीक है ना, यही मैं करना चाहता हूँ। स्केयर करो ने जो जवाब दिया, वो जवाब आज मेरे दिल को टच करता है हमेशा, और मैं उसके साथ जीता हूँ, इसलिए हम्बल रहता हूँ। उसने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते अगर तुम इंसान हो तो। अच्छा, स्केयर क्रो ने मना कर दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते। तुम लोगों को नहीं डरा नहीं डरा सकते अगर सकते। तुम इंसान हो तो। उसने कहा, क्यों नहीं डरा सकता? तो स्केयर करो ने कहा, क्योंकि उसके लिए अंदर से खोखला होना पड़ता है। मैं खोखला हूं, इसलिए डरा रहा हूं। जब आप लोगों को अपने किसी चीज़ से डराने की कोशिश कर रहे हो, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, समझ लीजिए अभी खोखले हैं। जिस दिन भर जाएंगे उस दिन आप झुक जाएंगे। निवेश से पूरा होए, ये आप अपने गांव में सुनिएगा, पापा से सुनिएगा, दादा से सुनिए। निवे का मतलब होता है, जिस तराजू में आप तोलते थे, और जब एक तरफ बाट होता था, एक तरफ अनाज होता था, तो अनाज वो एक पूरा करने के बाद थोड़ा सा और डालता था किसान, ताकि वो मतलब नीचे जाए, मीन्स नीचे आ जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल। विद्या ददाति विनयम। जब भी आपके पास विनय आएगा तो तभी आएगा जब आपके अंदर एक भर जाएंगे आप विद्या से। विद्या का मतलब न्यूटन के लॉ नहीं है, पाइथागोरस की थ्योरम भी नहीं है। जिस दिन आपके पास विजडम आनी शुरू हो जाएगी, उस दिन आप झुकने शुरू हो जाएंगे। जिस पेड़ पर फल होंगे वो हमेशा झुकेगा, ताड़ हमेशा सीधा रहेगा। और ताड़, याद रखिएगा, आपने ताड़ का वध सुना है ना, कि एक ताड़का थी, रामचंद्र जी ने उसका वध किया, और फिर विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि अब चलो मेरे साथ। याद रखिएगा, ये मेटाफोरिकली मेरे से सुनना। इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप अपने अंदर के ताड़ का वध कर दोगे, ताड़ मीन अहम का, जब भी आप अपने अंदर के ताड़ का वध कर दोगे, ताड़ जो सीधा खड़ा होता है पेड़,
उस समय पूरा विश्व आपका मित्र बनेगा। सर ये तो ऐसा लग रहा है कि जितना भी जो चल रहा है आसपास, मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोबाइल, 4 गर्लफ्रेंड्स, गाड़ी, तो कहीं ना कहीं ये फिर अंदर से खोखलापन होगा। उसी को तो भरने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग। हम जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप सफलता नहीं चाहते हैं, आप अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ जो है, जो 6 साल की उम्र से पहले छूट चुकी है, उसे कहीं ढूंढना चाहते हैं आप, याद रखिएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसे ढूंढने के बाद ये मैं काम नहीं करूंगा? नहीं, आप फिर भी करेंगे, लेकिन आपके नए तरीका होगा, आपके पास चॉइस होगी। अभी आप कंपल्शन में कर रहे हैं, फ्लो में कर रहे हैं, जैसे जो है कर लिया, बस कर रहे हैं। अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा। एक 5 स्टार होटल का कमरा, उसमें भी आप अकेले ही हैं रात को, और एक सॉलिटरी जेल, कन्फाइनमेंट, उसमें भी अकेले हैं। लेकिन आप 5 स्टार कमरे को कभी भी छोड़ सकते हैं, उसको आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपके पास कोई भी एडिक्शन है, चाहे वो सेक्स का है, चाहे वो शराब का है, खाने का है, या वन नाइट स्टैंड का है, या ये बार बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदलने का है, अगर ये कंपल्शन से आ रहा है तो आप ऑलरेडी एक इम्प्रिजनमेंट में जी रहे हो, जब जिसको आप नहीं छोड़ सकते। याद रखिएगा, सेल्फ इमेज पर काम करना चेंज है। हो गया सर, पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका, नजरिया आपने आज जो चेंज मैं किया आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत लोगों को मजा आएगा। वो कहानी, मेरे पार्टिसिपेंट हंसते हैं, लोग हंसेंगे बहुत आज, हम भी एंजॉय करते हैं। जी सर। एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों आपको। ये कहानी मैं अपने पार्टिसिपेंट को सुनाता हूँ, और यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये अभी तक हमने क्या पढ़ाया। वो ये था कि एक बार एक गांव था, और गांव के कुछ लोग शाम को निकल गए अपने, ऐसे ही घूमने चलते हैं, और धीरे धीरे वो जंगल में चले गए। जंगल के परे और आगे चले गए तो डेजर्ट आ गया, रेगिस्तान में चलते रहे, ये सोचते कि पीछे चले जाएंगे, और अचानक देखा कि पीछे उनके हवा आ गई और उनके पैरों के निशान भी खत्म हो गए। अब वो डीप रेगिस्तान में चले गए। वहाँ पर वो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, रेगिस्तान में पानी नहीं था, धूप बड़ी पड़ रही थी, तो मरने का ऐसा आ गया कि मरेंगे, अब बेहोश होने लगे। और वो एक ही बात चिल्ला रहे थे, हे भगवान कोई हमें पानी दे दे, हे भगवान कोई हमें पानी दे दे, हे भगवान कोई हमें पानी दे दे। और जैसे ही वो पूरा पीक पर आना था उनका, तो अचानक कोई आदमी आया आप जैसा, उनसे कहा लो पानी पियो, एक एक गिलास, सब एक एक 2-2 गिलास पानी पियो, मैं देता हूँ, और तुम्हारा गांव उधर है, सीधे चले जाना, यहाँ मत आना फिर। और वो घर आ गए, लेकिन एक डर के साथ आ गए कि जीवन में पानी सब कुछ है। अब घर पे आकर उन्हें, गांव में आकर वो पहले शहर में गए, पानी के बर्तन इकट्ठे किए, हर जगह पानी भरना शुरू किया। छत पर पानी, सीलिंग में पानी, कार में पानी, बेड के नीचे पानी, बेड के अंदर पानी, ठीक है ना, पानी पानी, बोतल में पानी, कटोरी में पानी, चम्मच में पानी। और उनके घर पे कोई आया मेहमान, आप जैसा हम जैसा, और उन्होंने कहा अरे ये क्या काम कर रखा, हर जगह पानी पानी पानी। उन्होंने कहा तुम क्या जानो रमेश बाबू, पानी की कीमत क्या होती है। आगे सुनिएगा। आपने कहा कि नहीं भाई, पानी तो यूनिवर्स में बहुत है। ने उसने कहा नहीं। और वो जब भी उनके यहाँ कोई मेहमान आता है, एक ही बात पूछते, तुम्हारे यहाँ पानी तो है ना। कभी वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते, कभी वो अपने घर का वास्तु ठीक करवाते, कहीं पानी कम ना हो जाए। उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, एक नामकरण के लिए पंडित को बुलाया गया, और एक पहला सवाल ही पूछा गया, इसके भाग्य में कितना पानी है। अब बच्चा बेचारा खेलना चाहता था, उसे स्कूल भेजा गया, 2 थप्पड़ मारे गए, तुमने ABCD ठीक नहीं लिखी, अगर तुम ऐसा करोगे तो पानी कहाँ से आएगा। सारा फोकस पानी की तरफ चला गया। बच्चे ने नौकरी कर दी, पानी खूब आने लगा। एक दिन उसकी शादी के लिए लोग आए, उन्होंने कहा लड़की तो अच्छी लग रही है, लेकिन एक बार बताओ दहेज में कितना। जीवन में याद रखना, वो पानी बाय चॉइस नहीं इकट्ठा कर रहे थे, वो बाय कंपल्शन, बाय फियर कर रहे थे। जीवन में याद रखना। मेरे मेंटोर ने जब ये कहानी सुनाई, तो उन्होंने अगला सेंटेंस जो दिया, तो वो मैं आपको देता हूँ और अपने दोस्तों को देता हूँ जो इस समय देख रहे हैं। उन्होंने कहा जीवन में पानी खूब कमाना है, लेकिन आधार डर नहीं होना चाहिए भाई। आधार चॉइस होनी चाहिए। कमाओ और कंट्रीब्यूट करो, लाइफ को बढ़िया बनाओ, बिंदास जिंदगी जियो और निकल लो। समझ गए मेरी बात। और पानी का मतलब क्या है तुम समझ सकता हो। सफलता भी है, आपका पैसा भी है, आपकी ऐश्वर्यता है, जो भी है खूब कमाओ, लेकिन याद रखना इसीलिए नहीं कि पड़ोसी को दिखाना है, अपने लिए, और ताकि इसको बहुत अपने लिए और यूनिवर्स को बढ़िया बना के अपना खेल खेल कर चले जाओ, करके जाएं हम। बढ़िया, बहुत मैं एक लोगों को एक बात कहता हूँ, प्लेफुल्ली ओनली देन यू आर प्लेइंग सीरियसली। इफ यू आर प्लेइंग सीरियसली यू आर नॉट प्लेइंग एट ऑल। प्लेफुल्ली, खेल खेल की तरह खेलो,
हार के ना जीत के रंग में रंगा हूँ, मैं नहीं संसार के रंग में रंगा हूँ, ये मेरी लाइन है। वाह सर, इतनी सारी बातें हो रही हैं, मुझे एक बात बताइए सर। तो इस पूरे, अगर मैं किस्से को समझूं, जितनी भी हमने सारी बात करी है, चाहे कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली मुझे अगर मेरे बारे में नहीं पता है, यानी कि आप एनएलपी को या सेल्फ डिस्कवरी को आपस में कैसे समझते हैं, या किसी को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, क्या उसमें सेल्फ डिस्कवरी का कोई रोल है? क्या लगता है आपको? यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी पावरफुल। याद रखिएगा, सेल्फ डिस्कवरी के लिए सब लोग, जितने भी ट्रेनर आपको मिलेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट माय डियर ट्रेनर्स, इफ़ यू सी मी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, सब लोग कहते हैं एक्शन बदलो, बिहेवियर बदलो, बिहेवियर से कंट्रोल करो, बिहेवियर बदलो। बिहेवियर मात्र आपके पेड़ की तरह पत्ते हैं, एक बार काट के नए पत्ते लगा दो, आम के, नीम के पेड़ पर आम के लगा दो, जब आएंगे तो नीम के ही आएंगे। बिहेवियर को कभी आप नहीं बदल सकते, वही रहेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या बदलना है? बीज बदलना है। अब बीज की बात समझिएगा, जब भी आप सेल्फ डिस्कवरी करें तो वो सेल्फ, यहाँ पर एक डिस्कवरिंग द सेल्फ, और वो सेल्फ कौन सी है? वो वही है जिसको तुम पीछे छोड़ आए हो, जो 6 साल से पहले की थी। उसकी नीड अलग है और आपकी नीड अलग है। यानी कि तो वही वाली बात है, बीबी की नीड अलग है और हस्बैंड की नीड अलग है, और दोनों फिर भी कहेंगे वी आर परफेक्ट कपल, यू आर नॉट परफेक्ट कपल। आप इसलिए रह रहे हैं कि या तो आपके मुंबई में आपका मकान नहीं मिल रहा कोई और, या एक दूसरे के बगैर रोजाना लड़े बगैर भी काम नहीं चल रहा, नहीं तो परफेक्ट कपल नहीं है। नीड दोनों की मैं बता देता हूँ। ह्यूमन नीड 4 हैं जो इसको आप जी रहे हैं, और आपकी सेल्फ इमेज जो दबी हुई है इसकी 2 नीड है। जैसे ही आप अपनी 4 नीड पर काम करोगे, वो सेल्फ जागृत नहीं होगी, उसको डिस्कवर कर ही नहीं सकते आप। और जब भी आप उसकी नीड पर काम करोगे तो आपकी नीड सारी पूरी हो जाएंगी। कैन यू बिलीव इट? मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। आपकी 4 ह्यूमन नीड है। पहली नीड है कि आप हमेशा पेन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आप इसलिए, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि भाई पैसे ना होंगे तो पेन आ जाएगा। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े खरीदते हैं कि भाई पेन आ जाएगा। बच्चे को पढ़ने भेजते हैं कि नहीं पढ़ेगा तो भाई कहीं अनएम्प्लॉयड ना रह जाए, पेन आ जाएगा। तो जो भी काम करते हैं पहली बार में हम पेन के अवॉइड करते हैं। याद रखिएगा, यह ज़रूरत पशुओं की भी होती है। एक चींटी को भी परेशान करेंगी, वो भी दौड़ लगा देगी, बचाएगी ना जान। तो ये जान बचाने का आपकी कोई ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं है, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। ये हम सब बचना चाहते हैं, पहली नीड है। दूसरी नीड, हम नयापन चाहते हैं। हाँ, कई बार बोलते रहते हैं ना, बोर हो गए, कुछ नया। बोर चाहिए, नए कपड़े चाहिए, नए दोस्त चाहिए, नए पंगे चाहिए जीवन में, नया ब्रांड चाहिए। वो पिछले वाले में यार पूरा नशा नहीं था, नया ब्रांड लेके आते हैं, नए नए पंगे चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो नयापन हमारी एक फितरत है। उसके लिए हम कई बार नए झूठ बोलते हैं, नए दोस्त पालते हैं, ठीक है, नए रिलेशनशिप में जाते हैं। जो आपने कहा है, नए नए पार्टनर बदल के देखते हैं, वो नयापन है, क्योंकि वो नीड है हमारी। तीसरी हमारी जरूरत है सिग्निफिकेंट होने की। हम सिग्निफिकेंट होना चाहते हैं, चाहे किसी को थप्पड़ मारकर, या फिर मर्सिडीज खरीद कर, करोड़ों रुपए दान करके, या फिर किसी को गले लगाकर। हम हमेशा एक सिग्निफिकेंस को चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें हमारी ह्यूमन नीड को पूरा करने का मौका मिलता है। चौथा है बीइंग लव्ड, हम प्यार पाना चाहते हैं। याद रखिएगा, उस प्यार को पाने के लिए आप पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने बच्चों की करियर के लिए। उनकी बात सुनते रहते हैं, वो कुछ भी बोल दे तब भी आप सुनेंगे। कई बार वो कुतर्क भी करेंगे पर आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि उस प्यार को आप खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक धागा है, ये ह्यूमन नीड है। लेकिन याद रखिएगा, जो आपकी सेल्फ की नीड है, जो सेल्फ एक यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, जिसके लिए आप यहाँ पाए, तो उसकी सिर्फ 2 नीड है, और उन 2 नीड को पूरा करते ये चारों नीड ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती हैं। वो क्या है सर? पहली है ग्रोथ। ग्रोथ। आप ग्रो करिए रोज, पैसे में, रिश्तों में, सेहत में, खुशियों में, एडवेंचर में, क्रिएटिविटी में। और दूसरा है, जब आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करिए। इस समय मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ, इस समय मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। एक आदमी की लाइफ में जो इस समय, जिसने मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट किया हुआ है, जो यहाँ पर देख रहा है, उसने मुझे मैनिफेस्ट किया है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। और उसे मेरी गाली भी अच्छी लगेगी, क्योंकि उसे ज़रूरत है इसकी, और वो गाली लिख कर जाएगा जिसको ज़रूरत नहीं थी। याद रखिएगा, आप कंट्रीब्यूट करिए। जब मैं आज मैं 4 किताबें मैं रोज़ाना इतनी गहराई तक किताबें पढ़ता हूँ, इतनी गहराई तक पढ़ता हूँ। आप मेरे साथ कोई भी किताब के राइटर को ले आए ना, वो ये कह देगा यार यहाँ, मैं यहाँ बता दूंगा कि ये तुमने ना
चैट जीपीटी से लिखी हुई है, यहाँ पे तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं है। मैंने पकड़ लिया और मान जाएगा। मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उस किताब को पढ़कर अपने तक नॉलेज नहीं रखता हूँ। इसलिए मेरे यूट्यूब के चैनल पर भी जो राम वर्मा है और सिंपली राम वर्मा है, मैं वहाँ पर ये नहीं देखता हूँ कि कितने लोग देखेंगे। मैं ये देखता हूँ कि जो भी देख रहा है और उसने पूरा देख लिया तो एक बदलाव जरूर कर दे वो अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करने के लिए। एक बार वो जीने की ठान ले, यार मेरे लिए बीमारियाँ ठीक हो सकती है, मैं उसको बिलीव देता हूँ। मैं उन लोगों को कभी नहीं देखता हूँ कि किसने क्या गाली दी है। जिसके बाद जो होगा वही मुझे देगा, ये भी बात सही है सर, वही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर गाली देकर भी मैं उसको सुकून देता हूँ, क्योंकि उसकी कथारसिस यानी कि इमोशनल वॉमिटिंग हो जाती है। याद रखिएगा, आप ग्रो करिए जीवन में और कंट्रीब्यूट करिए। जब मैं ग्रो करूँगा तो मेरी सर्टेनिटी पूरी हो जाएगी, मैं पेन आएगा ही नहीं। जब मैं ग्रो करूँगा और कंट्रीब्यूट करूँगा तो नयापन आ गया। आज मैं विकास के साथ बैठा हूँ, कल मैं किसी और के साथ बैठा था, आज मैंने 50 फ्रेंड नए जोड़ लिए हैं यहाँ पर, तो नयापन तो आ गया ना। इस समय मैं नएपन को जी रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या टाइम चल रहा है, कितनी देर से हम बात कर रहे हैं। तीसरी बात, आई एम फीलिंग सिग्निफिकेंट। मुझे दूसरों की ताली की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सच कह रहा हूँ। जब मुझे लोग लिखते हैं ना कि यार तुम्हारी वैसे ये हो गया, इतने सारे मैसेज पड़े होते हैं, ठीक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ताली तो दिल में बज गई, दिल में बज गई, ठीक है। कैब वाला जब मुझे पहचान लेता, अरे सर आप तो, मैं तो आपकी वीडियो देखता हूँ, हाँ ठीक बात है, बढ़िया है, अच्छा लगा, लेकिन ये नहीं कि इसके लिए मैं उस ना। और चौथी चीज़ है बीइंग लव्ड। जब आप खुद ग्रो करते हैं, यू लव योर सेल्फ, जो पीछे पड़ी थी, जिसको आप छोड़ आए। पहली बार वो मुस्कुरा के आपसे कहती है आई लव यू, और फिर आप भी कहते हैं आई लव यू टू, ठीक है ना। और उस दिन आप हील करते हैं अपने आप को। अभी आप क्या करें, कोई मुझे आई लव यू बोल दे। हाँ, हम वेट करते हैं, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है, अकेलापन महसूस हो रहा है। कमाल की बात है कि जरूरी नहीं कि उसके पास प्यार हो आपके लिए, पर आप फिर भी उससे सुनना चाहते हैं। ये तो वही वाली बात है कि दो कंगाल मिल गए, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे पैसे दो। दो डिप्रेस्ड लोग मिल गए, डिप्रेशन के शिकार, दोनों कह रहे अब खुशियां बांटेंगे, ये कहाँ तो से सर बांटोगे? मैंने भी बहुत फील किया था। ऐसा टाइम आता था बीच में जब ऐसा होता है यार कोई दोस्त नहीं है, बात करने वाला नहीं है, बहुत अकेलापन है। जबकि अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो किसी फंक्शन में भी होते हैं ना, पार्टी में भी होते हैं, उनको वहाँ पे भी अकेलापन लगता है। यही तो खास बात है सर। मैं 15 दिन घूमने जाता हूँ, गंगा जी पे जाके बैठ जाता हूँ, ऋषिकेश, दुबई चला जाता हूँ साल भर में 5-6 बार, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं कि किसी से मिलने नहीं, या गोवा में चला जाता हूँ, साउथ दिल्ली में, आई मीन इंडिया में चला जाता हूँ, ठीक है ना। और मैं सिर्फ अकेला बैठना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय मैं उस सेल्फ इमेज के साथ बैठना चाहता हूँ जो मेरी है। मैं उस इमेज के साथ नहीं बैठना चाहता जो 250 रुपये में मूवी थिएटर में मिलती है। मुझे पता नहीं मैंने कब कोई मूवी देखी होगी, क्योंकि मेरी सेल्फ इमेज कहती है कि वो कलर्स डल हैं, अंदर वाले कलर्स ब्राइट हैं। तो आपके हिसाब से मूवी नहीं देखनी चाहिए? भाई मूवी देख लो, पर मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अंधेरे में जाकर किसी चीज़ को देखना, बगल वाले की बदबू को सहन करना। 2.5 घंटे में तो मैं 250 पेज की किताब के नोट्स बनाकर एक नई मूवी अपने ब्रेन को दे दूंगा। मैं दूसरे के गार्बेज क्यों लूँ? मुन्नी कहाँ बदनाम होएगी, मुझे क्या लेना देना। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ऑडियंस के एक वीडियो में कमेंट्स बहुत आए हुए हैं। हमारी ना मतलब इच्छा बहुत है कि ये करना है, रोज सुबह अगले दिन सुबह 4 बजे उठना है, या मैंने शुगर छोड़ देनी है, या मुझे डेली बुक पढ़नी है। लेकिन उतनी ना स्ट्रॉन्ग इच्छा होने पर, लेकिन ऐसी विल पावर, मतलब मैं अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाता, फिर अगले दिन टाल देता हूँ, या विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या करूँ? सर ये विल पावर होती नहीं है, आपको अमेरिकन या वेस्टर्न वर्ल्ड ने आपको एक झुंझुना पकड़ाया हुआ है भारतीयों को। विल पावर होती ही नहीं, ये शब्द ही नहीं होता सर ये कुछ नया है सर। और कंफर्ट जोन भी नहीं होता सर। ये दोनों ही वर्ड आपने, फिर वही वाली बात है कि सर मैं टिम्बकटू में एक कमरा लेना चाहता हूँ, रहते आप गाजियाबाद में, टिम्बकटू गाजियाबाद में है ही नहीं, पर आप कहते सर नहीं है। पहुंचा दिया गया आपको सर गुवाहाटी, और आप ढूंढ रहे हरिद्वार, क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार की डायरेक्ट बस थी, और आपको गुवाहाटी में वाली ट्रेन में बैठा के भेज दिया गया कि एक दिन हरिद्वार आएगा। आएगा क्या सर? नहीं आएगा ना, सिंपल सी बात है। अब आप गुवाहाटी पहुंच के कह रहे हैं एक दिन आएगा, जब हरिद्वार आएगा, और मैं हंसूंगा, कभी नहीं आएगा भाई साहब।
इससे इम्फाल आ जाएगा, इससे आई मीन और ऊपर अरुणाचल प्रदेश आएगा, नहीं आएगा सर गुवाहाटी के बाद। वो उसके लिए गलत हो गया। फिर ये क्या आ गया, आपने सवाल पूछा कि क्या होता है, लो मैं बताता हूं। विल पावर सर सिर्फ कॉन्शियस माइंड का एक प्रोडक्ट है। मैं सिगरेट पीना नहीं जानता हूं, न मैं पीता हूं, ना मुझे सिगरेट की आदत है। ध्यान से सुनिएगा। अब आप मुझे कह रहे हैं कि सिगरेट पियो, अब मैं विल पावर से कह दूंगा नहीं पीऊंगा। आप कह रहे हैं सर पियो, बहुत अच्छी लगती है, मैं विल पावर से कह दूंगा नहीं पीऊंगा। ध्यान से सुनना सर, और आपसे जवाब चाहता हूं, मैं सबसे जवाब चाहता हूं। दूसरा केस, मैं 40 सिगरेट रोजाना पीता हूं और मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूं, नहीं पीता हूं तो मुझे पेट में दर्द और चक्कर और लोगों के साथ मारपीट करने को मन करती है और मैं बेहोशी में आ जाता हूं। मैं 40 सिगरेट का रोजाना आदी हो चुका हूं। अब आप मुझे कह रहे हैं विल पावर से सिगरेट ना पियो। जब मैं विल पावर लगा के सिगरेट नहीं पी रहा हूं तो मैं खुद को पेन दे रहा हूं या प्लेजर दे रहा हूं? जब नहीं पी रहा हूँ तो पेन दे रहा हूँ सर। पेन दे रहे हो ना। और ह्यूमन ब्रेन को आप पढ़ते हैं सर, ह्यूमन ब्रेन हमारा इस तरह से वायर्ड है कि हम किसी भी पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ये तो इसका मतलब है कि जब मैं विल पावर लगा रहा हूं तो किसी चीज के अगेंस्ट लगा रहा हूं जिसका मैं आदी हो चुका हूं, और जैसे ही मैं लगाऊंगा तो मैं अपने आप को पेन दे रहा हूं 86 बिलियन न्यूरॉन को, और 86 बिलियन न्यूरॉन का मैं प्रिजनर हूं। तो मैं एकदम से, याद रखेगा, इसीलिए विल पावर 2 हफ्तों से 2 साल के बीच में टूट जाती है। लेकिन फिर आप कहेंगे कुछ लोगों की लग जाती है, वो लोगों की नहीं लगती। याद रखेगा, इसका मतलब सिंपली ये है कि आप इंटरनल वर्ल्ड में जाकर एक बदलाव करें। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ये कहानी आपके जीवन को बदल देगी, बच्चों की लाइफ को बदल देगी, पेरेंट्स की लाइफ को बदल देगी। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में लिखा कि मैं 38 सालों से सिगरेट पी रहा था। कई बार मेरे डॉक्टर्स ने, मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि तुम सिगरेट छोड़ दो, सिगरेट से मृत्यु हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, लंग्स खराब हो जाएंगे। पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये सारे के सारे कॉन्शियस वर्ड हैं, खुशियाँ दुख, ये सारे के सारे कॉन्शियस के हैं। लेकिन उसने कहा कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने इस सिगरेट को छोड़ दिया जो 38 सालों से पी रहा था, और उसके बाद मुझे इसकी तलब नहीं लगी। और हुआ यूं था, और अगला पैराग्राफ मेरे लिए पढ़ना जरूरी था, और मैंने पूरे फोकस के साथ जो पढ़ा मैं आपको सुना देता। उस आदमी ने कहा कि एक दिन की बात है कि मैं अपने लंच करने के बाद अपने ऑफिस में, घर में ही ऑफिस था, मैं वहाँ पर कुछ अपने बिजनेस को पढ़ रहा था और मैं अपनी मनपसंद सिगरेट को पी रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि मेरी 8-9 साल की बेटी, बैग भी उसने नहीं फेंका, वो स्कूल ड्रेस में आकर तेजी से मेरी तरफ आई। न उसने मेरे से पूछा कि मैं अंदर आ सकती हूँ, और एकदम से मेरे मुंह से सिगरेट निकाली और दूर फेंका और बोली, आज से आप सिगरेट नहीं पिएंगे। मैंने पहली बार अपनी बेटी का चेहरा देखा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया। बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, क्या यही सीखा है आपने? क्यों नहीं सिगरेट पीऊंगा? मैं चिल्लाया। उसने कहा कि मेरी बेटी जरा सा भी नहीं डरी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं चाहती हूँ जिस दिन मेरी शादी हो डैड, आप भी मेरी शादी को अटेंड करें, बगैर आपके वहाँ मुझे शादी करना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत दुख होगा। और आज मेरी टीचर ने बताया जो सिगरेट पीते हैं वो जल्दी मर सकते हैं। ये कहकर वो बच्ची चली गई। उस आदमी ने सोचा कि यार इसको तो ये भी नहीं पता होगा शादी होती क्या है, लेकिन मैं देख पा रहा था कि मैं वहाँ नहीं हूँ। उस समय का दर्द मैं अपनी बेटी का इस अपने दिल में देख लिया, उस पिक्चर में चला गया। अचानक मुझे सिगरेट से आने वाले फ़ायदे नकली लगने लगे, और मैं अपनी बेटी की शादी में नहीं हूँ, मेरी बेटी वहाँ पर मुझे ढूंढ रही है। ये दर्द मुझे बढ़ता चला गया, और इमीडिएटली मेरे ब्रेन ने एक डिसीजन लिया, विल पावर नहीं, डिसीजन लिया कि आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा। मैं खड़ा हुआ, मैंने सारी सिगरेट तोड़ दी। अगले दिन की बात है कि मेरे दोस्त मेरे पास आए। ये वही दोस्त थे जिनके साथ मैं सिगरेट पिया करता था। उन्होंने मेरी तरफ ब्रांड बढ़ाया, सिगरेट का पैकेट बढ़ाया। ये वही पैकेट था जिसको मैं पिया करता था, लेकिन आज इस पैकेट के सामने मेरी बेटी का चेहरा खड़ा था जो कह रही थी, डैड डू अटेंड माई मैरिज। जीवन में अगर बदलाव करना है तो पेन और प्लेजर को लाइए। आपका पेन सबसे बढ़िया जो पेन सबसे बढ़िया दोस्त होता है कि अगर मैं ये कर लूँगा, अगर आज मैंने ये ऊट पटांग हैबिट शुरू कर दी है, क्या पेन आएगा लाइफ में, क्या पेन आएगा लाइफ में। आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, किसी के साथ आप गलत कर रहे हैं, अगर इसका पेन क्या क्या आ सकता है। अगर वो पिक्चर आपकी बन गई, याद रखिएगा आपकी सेल्फ इमीडिएटली, और आपका दिल हमेशा बताता है जो हार्ट कोहेरेंस होती है। मैं हार्ट कोहेरेंस भी पढ़ाता हूँ NLP के साथ। याद रखिएगा आप यहाँ से कोई भी गोल बना सकते हैं। चलो किसी को धोखा देते हैं, बहुत ईजी बन जाएगा। हार्ट हमेशा मना करेगा, गट हमेशा मना करेगा। सर गट पे बात आई है तो मैं चाहूँगा सर एक गट को थोड़ा सा हमें
एक जैसे हम ये तो सुना है कि आपकी गट फीलिंग, ये तो मैंने सुना है, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहूँगा कि गट क्या है एग्जैक्टली। बेसिकली हमारे गट के अंदर एक प्रकार की एक इंटेलिजेंस पड़ी होती है, जिसको अभी मॉडर्न लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो किताबें आ चुकी हैं। माइंड एंड गट कनेक्शन है, या सुपर गट है, या द गट है, या ब्रेन मेकर जैसी किताबें जो मैंने पढ़ रखी है, सारी किताबें ऑलमोस्ट पढ़ रखी हैं। इसके अलावा नोट्स भी पढ़ रखे हैं जो डॉक्टर्स के मतलब के होते हैं, ठीक है ना। हाँ, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे गट के अंदर कुछ बैक्टीरिया पैदा होते हैं, वो हमारे मदर से आते हैं। स्पेशली जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है वो ज़रूरी है, ठीक है ना। सिजेरियन में वो गट के कम आ जाते हैं, इसलिए इंस्टिंक्ट नहीं आ रही है उन बच्चों को। गट के जो बैक्टीरिया है, याद रखिएगा, वो वेगस नर्व के द्वारा, हमारी नर्व होती है, हमारे हार्ट से और हमारे माइंड से जुड़े होते हैं। ये गट के बैक्टीरिया डायरेक्टली आपके बाप को बताते हैं। जो बचपन में जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, बचपन में जो संस्कार होते हैं, आपके गट बैक्टीरिया उस संस्कार को जी लेते हैं। जैसे आपका कुत्ता जो है, पेट जो है, वो समझ जाता है कि ये आपका रिश्तेदार है, आपके रिश्तेदार को पहचान जाता है, चुपचाप बैठ जाता है जब आप बात करते हैं। अगली बार जैसे ही वो आता है खुश हो जाता है वो कि, लेकिन वो अगर आपने वो दुश्मनी कर रहा तो वो भौंकने ले। इसी तरह से आपके गट बैक्टीरिया जो है, मान लेते हैं आप बचपन में आपके लिए संस्कार ये है कि माता पिता की सेवा करना बेहद अच्छा है, तो आपके गट के बैक्टीरिया उसी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे, उन्हीं की जनरेशन आगे तक चलती रहेगी। 100 ट्रिलियन होते हैं। इसके ऊपर कभी पूरा बताऊंगा 2-3 घंटे नहीं, में। मुझे वैसे भी लग रहा है सर एक पॉडकास्ट से काम चलेगा नहीं चलेगा, तो मैं इसको बताता हूँ। तो जब ये बड़े होते हैं तो ये आपके संस्कारों को जानते हैं। तो जैसे ही मान लेते हैं एक दिन आप एक ऐसी जगह पर गए कि एक आदमी ने अपने माता पिता की, मान लेते हैं, इंसल्ट कर दी, तो इमीडिएटली आपकी गट फीलिंग बता देगी ही इज बैड पर्सन। बिल्कुल ठीक, हाँ ऐसे ही होता है सर, है ना। हाँ ऐसे याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये इंस्टिंक्ट आपके गट को मिल से देते हैं। जब भी आपके गट बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं, आप लो ऑफ अट्रैक्शन को जीरो कर देते हैं। जब लोग कह रहे हैं कि लो ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, आप माइंड से लो ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं कि मैं एक विजन बोर्ड बनाऊंगा, ये भी एक धोखा किया गया हमारे साथ, विजन बोर्ड नाम का, ठीक है ना। इसके ऊपर भी कभी बता दूंगा, विजन बोर्ड होता ही नहीं है, पर हमें बता दिया गया और कर भी रहे हैं। मैंने कुछ पॉडकास्ट में बोल भी दिया है, साइंस भी बता दिए कि कैसे काम करते हैं। स्टिल फोटोग्राफ कभी भी आपको इमोशन नहीं देते, और वो सारी स्टिल फोटोग्राफ्स होती हैं। एनीवे, तो जब गट बैक्टीरिया को आपने एक यहाँ पर बना दिया कि मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा आपने हार्ट पे काम कर लिया, हार्ट पर पढ़ा नहीं रहा कोई भी ट्रेनर, यहाँ पर पिक्चर बनेगी, उसकी इमोशन यहाँ पर है, और इमोशन यहाँ भरी पड़ी रिवेंज की, इमोशन भरी पड़ी यहाँ पर, बर्डन फीलिंग पड़ी है, डिप्रेशन की भरी पड़ी है, किसी ने हर्ट किया वो इमोशन भरी पड़ी है। सारी इमोशन तो यहाँ पर होती है ना, हार्ट कोहेरेंस किसे कहते हैं। पिक्चर यहाँ बन गई, फीलिंग यहाँ बनी नहीं, और उसके बाद इन पिक्चर से आप कनेक्शन बना नहीं रहे आपके गट का, क्योंकि गट आपका खराब है। तो गट आपको, कल मेरे सामने एक आदमी खड़ा होगा, ये वही आदमी है जो मुझे अंबानी तक पहुंचा देगा, पर मेरा गट यही नहीं कह रहा कि मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। तो यानी कि आपके गोल जो माइंड में बने हैं, वहां पर सिर्फ विजुअल्स बनते हैं, ऑडियो बनती है, इमोशन यहां बनती है, और इंस्टिंक्ट लेवल पे बनती है। 3 चीजें समझ लीजिएगा, गोल यहां बनेंगे, इमोशन यहां बनेगी गोल के लिए इंटेंसिटी, और उस इंटेंसिटी को लेकर गट आपको बताएगा इस आदमी से बात कर, इससे मत कर, खड़ा हो जा, ये किताब पढ़। अचानक आप जा रहे, ये वाली किताब ले ले। अचानक आप जा रहे, भाई सुन, इस आदमी से बात कर, ये गट फीलिंग है, और गट आपने खराब कर रखा। और ये सारी हमारे भारत की देन है, लेकिन अब हमने अपने रोल मॉडल बना रखे हैं। टॉम है, एक हैरी है, और एक डिक है। आप ये कहते हैं कि खूबसूरत चेहरे हैं इनके, क्योंकि उन्होंने आए फेयर एंड लवली का नाश्ता किया हुआ है, तो भाई यही इंटेलिजेंट होंगे। राम वर्मा तो बाद की बात है। कई बार लोग मेरे से कई घंटे बात कर लेते हैं, लेकिन जब भी वो NLP सीखते हैं वो कहते हैं सर वो मैंने एक डिक मिला था, एक टाइम टॉम मिला था, एक हैरी मिला था। मैंने कहा वजह, मुझे मालूम है तुम वहीं तो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी इंस्टिंक्ट खत्म हो चुकी है। इसमें उस नाराजगी क्या करनी। मैं इस चीज़ को मैं 100% एग्री करता हूँ सर, क्योंकि आपके जो मेजर डिसीजंस हैं, जितने भी हम आज तक जितनी मैंने सक्सेस स्टोरी सुनी है, उनमें क्या है, मैं वहाँ नहीं था लेकिन अचानक पता नहीं कैसे हो गया, मैंने प्लान नहीं किया था। भाई पहली जनरेशन का जो एंटरप्रेन्योर है विकास बाबू, वो सिर्फ गट से ही खेलता है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। उसका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कहेगा यार लाला बावला है क्या डिसीजन ले रहा है, क्योंकि वो लॉजिकली चल रहा है। एंड लॉजिक्स आर द ऑर्गेनाइज्ड वेज टू स्पॉइल द थिंग्स।
भैया गट के साथ खेलिए। लॉजिक तो यह है कि ये बच्चा है, सब बहुत सारे बच्चे हैं, या जिसकी किस्मत में होगा बड़ा होगा, किस्मत में होगा खाना आ जाएगा। लग गया लॉजिक? हाँ। अगला सेंटेंस मैं बता रहा हूं, ये तुम्हारा बच्चा है जी। अब कौन भगा रहा है तुम्हें? लॉजिक खत्म हो गया ना। अब आपका गट कह रहा है खड़े हो जाओ, अब मुझे इसके लिए चाहे जान देनी हो। आप अपने बच्चे के सामने खड़े हो जाएंगे अगर कोई आपको अटैक कर रहा है उसको। जी सर, एक बात तो तय है, मुझे मेरा गट ठीक करना है। मैं आपसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके आपसे मिलने वाला हूँ। इट विल टेक 6 months टू चेंज योर मैं लाइफ। डेफिनेटली 6 महीने में आप 20 के लगेंगे। अनकहा स्टूडेंट था, आपसे मैं कहा हुआ स्टूडेंट, फॉर्मल स्टूडेंट बनूंगा। एंड दैट इज वाई, बिकॉज मैंने भी मेरा घर छोड़ा है, सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि अगर कुछ अचीव ही नहीं किया जो चाहिए, जो आप जिसकी बात करें, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं राजस्थान से यहाँ पर, तो अब डेफिनेटली अब इसको सही, मुझे सर मैंने ना पढ़ा भी था और साइंस भी इसके पीछे, जिनकी लाइफ में मेंटोर्स होते हैं उनके सक्सेस के चांसेस लगभग 92% बढ़ जाते हैं। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैंने अपने जीवन के 20 साल इसलिए खराब करे कि मेरे पास सही मेंटोर नहीं थे, या मेंटोर नहीं थे, या मेंटोर लेने के लिए मेरा दिमाग के अंदर ताड़ था और मैं उसका वध नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था मैं तो इंटेलिजेंट हूं, क्योंकि मैं इंग्लिश में 5 वर्ड बोल लेता हूं। ये फैक्ट है। और जैसे ही मुझे मेंटोर मिले, उसने कहा कि ऐसे नहीं, मैं धूप में खड़ा, छाया में खड़ा हो, छाया में बैठे हो कई दिन से, हाँ धूप में खड़े हो जाओ। सर आप उसको तो, कई बार मैं कहता था सर उसको तो आपने कहा छाया में खड़े हो, मुझे कह रहे धूप में खड़े हो, कहना तुम्हें धूप चाहिए, ये तो मैं जानता हूं ना। अब हमारे लोग ऐसे हो गए, नहीं सर मेरे अकॉर्डिंग आप एक विजुअलेशन बना के दे दें बस, सर उसमें बस इतना इतना डाल देना, मतलब एक मैंने कहा, स्टूडेंट मुझे टीचर को आप गाइड कर रहा है बताएंगे कि मैं तुम्हें कैसे ठीक करूं। भाई साहब याद रखिएगा, यह सच बात है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यूनिवर्स का तो GOD, गॉड तो आपके चारों तरफ है, यूनिवर्सल एनर्जी इंटेलिजेंस। सवाल तो यह है कि इस इंटेलिजेंस के साथ जोड़े कौन। सवाल तो यह है कि चांद तो है, पर वो उंगली कहाँ है जो दिखा दे कि इसकी डायरेक्शन में देख चांद दिखाई देगा। मैं ना कई बार मुझे लगता है सारी चीज़ें कनेक्टेड है सर, हम देखते नहीं है। जैसे अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, अब वो एक्चुअली अगर मैं ये भी मान लूँ वो था तो सच में, लेकिन अगर मैं अर्जुन हूँ तो मुझे चलाने वाला मेंटोर तो चाहिए भाई हर कीमत पे चाहिए। अगर विकास बाबू, अगर मैं गीता की बात करूं, मेरे गीता के एक श्लोक ने मेरी लाइफ को कंप्लीटली बदला हुआ है। और आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को। आप बीमारी तुम्हें मार रही है, एक बार एक श्लोक को पढ़ लीजिएगा। धन आपके पास नहीं है, श्लोक पढ़ लीजिएगा। आप हार चुके हैं, आपके पास सेल्फ डाउट आ चुका है, आप मैं क्या करूं मार, आप 11वें अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। 11वें अध्याय का 33वां श्लोक, उसमें जो लिखा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा। उसका पहली लाइन पढ़िएगा, नीचे क्या लिखा है वो डिस्टोर्टेड वर्जन है जिसने लिखी है। उसमें लिखा है कि हे अर्जुन, धनुष उठा और अपना काम कर, तू इस जीत का मात्र निमित्त मात्र है। ये सब लोग जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये ऑलरेडी मेरे द्वारा स्लेन कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। तू इसका सिर्फ अपना नाम ले ले और इस राज्य का भोग कर। ये मारे जा चुके हैं, ये जिंदा नहीं है। याद रखिएगा, जब इतना बिलीफ आपको हो जाए कि ये यूनिवर्स की पावर जो है, जिसको आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप कह रहे हैं, एक बार आप उसके ऊपर छोड़ दें और वो कह रहा है ये सारा काम कर चुका हूं मैं तेरे लिए, तू निमित्त बन जा, तू कारण बन जा, तू अपना नाम ले ले यार। जैसे एक बाप कहता है ना अपने बेटे को, यार मैंने सारा काम कर दिया, तू सिर्फ नाम, खुश होगा मेरे साथ चल और बस ये कह दे, बस मैं कर दूंगा सारा काम। जीवन में याद रखिएगा, आपको यूनिवर्स ठीक करने के लिए तैयार है। एक यकीन तो करो, एक यकीन तो करो। कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण बेचैन थे, जहां पर भी थे। किसी ने कहा क्यों बेचैन हो रहे हो, कि वहां पर ऐसा हो रहा है। उसने कहा फिर तुम तो अंतर्यामी हो, कुछ समाधान करो। करते क्यों नहीं? कहते कर इसलिए नहीं रहा कि अभी तक उसने मुझे याद नहीं किया। अभी तक जो बिके हुए बैठे हैं, हारे हुए बैठे हैं, वो उन्हीं की तरफ निगाह है उसकी। मुझे याद करेगी तो वो चीर हटेगा। मांगना भी तो उससे मांगो, सही बात है सर। हाँ बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, अरे यूनिवर्स दे चुका है भाई तुम्हें। सिर्फ एक बार क्वांटम फिजिक्स को पढ़कर एनर्जी को कोलैप्स करने के रूल को समझ लो, जिस पर 2022 का नोबेल प्राइज मिला है कि आप किसी भी एनर्जी को कोलैप्स कर सकते हो पार्टिकल में। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वांटम फिजिक्स कह रही है।
तो वाई डोंट यू डू इट? तो तभी भैया सर वो गाना बना हुआ सर, वो गाना ना, वो तुम 1 पैसा दोगे तुम्हें 10 लाख, मतलब वो भी कह रहे अच्छा देने को तो फ्री में भी दे सकता था ना, कहा, एक तो कर, एक तो कर। तो मैं 10 लाख दे दूंगा। और सर ये तो कई चीजें ना इतनी इंटरकनेक्टेड है, मुझे मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि ये तो ना हमें 5-7 एपिसोड चाहिए सर, एक से काम चलेगा चाहे नहीं। जितने कोई ना कोई एपिसोड आई मीन मैनिफेस्ट कर रहा है इस वर्ड को कि 5-7 करवा हाँ, दो भाई। मेरी गट फीलिंग बोल रही है भाई कि देखो, होगा। 700 किताबें, उनमें से कम 200 किताबें 2-2 बार पढ़ रखी है, 10-20 ऐसी पढ़ रखी है जो 20-20 बार में, 3-4 ऐसी पढ़ रखी है जो 50 बार है, 1-2 ऐसी पढ़ रखी है जो 100 से ज़्यादा है, और अभी भी पढ़ता रहता हूँ। मैं मतलब दैट्स इज रियली इनसेन, बहुत शानदार है सर, मतलब ऐसा लग रहा है कि लगातार बात करते जाओ। लेकिन फिर भी मुझे एक ना बहुत अच्छी बात याद आ रही है, मैंने सुना था श्री श्री रविशंकर जी के मुंह से, उनका एक विज्ञान भैरव करके एक पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। जी, वो किताब मेरे पास है, हाँ, और उसमें 112 टेक्निक, जिसको बोलते हैं मोक्ष के द्वार हैं। लेकिन जो उन्होंने मुझे बोला, जहाँ से मेरा बल बॉर्न हुआ था, सरप्राइज एलिमेंट, यानी कि विस्मय हमारा खत्म हो गया लाइफ से। हम हर चीज़ को मानते कि हाँ मुझे मालूम है, जहाँ विस्मय खत्म हुआ, जैसे आप बोल रहे हो कि ग्रोथ तब आती है जब कुछ नया आप सीखते रहते हो, तो नया सीखना मतलब आप विस्मय में रहिए। वो मुझे आज आपकी बात से ना उसको और वैलिडेशन भी मिल गया कि इसका मतलब ये और है। मैं इसको पात्रता कहता हूँ। जितना आपका पात्र बड़ा होगा उतना ही सामने वाला डालते हुए सोचेगा, समझने की कोशिश करिएगा, कभी भी देख लीजिएगा। तभी बोला जाता था कि मांगो मत। हाँ, मैं बता रहा हूँ इस पे भी। मैं आज भी जब लोग काउंसलिंग की बात करते हैं तो मैं कभी पैसा नहीं लेता हूँ, कहता हूँ। अभी कहना पड़ गया क्योंकि कई बार वो देते हैं तो वो GST VST लगा कर। मैं जब भी अपने पार्टिसिपेंट को कहता हूँ कि वो कि सर कितनी फ़ीस लेनी चाहिए, मैंने कहा सबसे पहली बात सोचो कि कोई गरीब आदमी है तो उसके लिए 500 रुपये भी ज़्यादा है, तो उसका तुम इशू और रिजोल्व क्या करोगे, बढ़ा के आ जाओगे। और जो आदमी अरबपति है वो 5 लाख में भी ठीक नहीं होगा, उससे आपको 50 लाख भी चाहिए। तो सर क्या ले? तो मैं एक सेंटेंस दिया करता था, वट एवर यू कैन अफोर्ड। आपको यकीन बताऊं, मैं फ्री की वर्कशॉप दिया करता, फ्री में काउंसलिंग दिया करता था 33 साल पहले। एक आदमी रो रहा था सड़क के किनारे, सुबह 5 बज रहे थे, मैं बाइक से जा रहा था योगा करने, और अचानक मुझे लगा कि कोई पार्क में रो रहा, अंधेरा था, चिल्ला रहा, रो रहा है। मैं एकदम से रुका, क्योंकि मैं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है या किसी ने टक्कर वक्कर मार दी इसको, किसी पशु ने। और मैंने देखा कि एक बेंच पर एक आदमी रो रहा है लेटा हुआ। मैं उसके पास गया कि क्या हुआ। उन्होंने कहा मुझे मेरे बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, मेरे बेटे ने भी, और मैंने घर छोड़ दिया रात। तो मैंने उसे धमकाया, मैं तू पागल है क्या? तू पढ़ा लिखा लगता है, बुजुर्ग है मुझसे, यार तुम पागल हो क्या? तुम्हारे बेटे ने अपराध बोध में अगर कुछ ऐसा ऊट पटांग कर लिया, उसने बीबी को पागलपन में अटैक कर दिया, खुद को नुकसान पहुंचा लिया, तो जीवन भर तुझे अपराध बोध नहीं रहेगा। अरे बेटा था तो कह भी लिया। उन लोगों को सोचो जिसके पास बेटा ही नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई मेरे बेटा होता तो क्या कहा। उसने कहा ये बोला, मैंने कहा ये काम कर, इस पिक्चर को ऐसे लेके जा, इस साउंड को ऐसे म्यूट कर, यहाँ पर ये ला, फीलिंग कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, इसको ऐसे मिटा। और वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था, उसका नाम था ML अग्रवाल। उसने कहा क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैंने कहा जी हाँ। तब वो रिलायंस के नंबर आते थे, रिलायंस का एक छोटा सा मोबाइल आता था, तब मेरा नंबर भी तब भी, अब वो एक, मैं कहा जी है, कैसे सर किसी का फ़ोन आएगा आप उठा लेंगे? मैं कहा जी उठा लूँगा, ठीक है ना। एक फ़ोन आता है मुझे उस शहर के एक बड़े व्यक्ति का, उसने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरा नाम ये है। मैं कहा जी मैं तो आपको जानता हूँ, आपका बिजनेस तो यहाँ पर है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ आऊँ? मैंने कहा जी मैं ही आ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, प्यासा ही कुएं के पास आता है। मैंने कहा जी ना तो आप प्यासे ना, मैं कुआं हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, और हम सब एक कोई ना कोई किसी पर्पज़ के लिए जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को डिप्रेशन है, जो 42 साल की है, और उनके हस्बैंड बहुत बड़े ऑफिसर है रेलवे में। मैंने हेल्प करना शुरू किया जितना भी जानता था। अचानक उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, कुछ एक मेमोरी तो मैंने उनको डिलीट किया, एंग्जाइटी थी वो ठीक किया, कुछ एक ट्रिगर पड़े थे जो उनके हार्ट को सिंक करते थे और वो एकदम से पैनिक में आ जाती थे, मैंने उनको पूरा किया। तो 10 एक दिन में वो रिजल्ट आ गया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भाई मैम कुछ आपको पैसा देना चाहते हैं, कितना? मैंने कहा सर मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं रहने दो इसको, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे इतना अधिकार दो कि कभी मैं मांग लूँ। तो उन्होंने कहा सर ये नहीं है, आज तो आप तुम मेरे बेटे की तरह हो,
कभी भी आ जाना। तो वो सीनियर आदमी थे। अचानक मुझे 1 महीने बाद कॉल आती है। मैंने कहा जी सर बताओ। ये उसी आदमी की कॉल थी। उसने कहा दिल्ली जाना होगा, एक आदमी को चुपचाप जाना होगा, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वहाँ पर कुछ इशू हैं, हम इशू भी नहीं बताएंगे और वो आपको नहीं जानते, उनके परिवार से बात हुई है, अब आपका ऊपर है। मैंने कहा सर कुछ तो बताओ उनको, नहीं तो मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा। एंड सडनली आई वॉज देयर इन ए वेरी बिग फार्म हाउस, करोड़ों नहीं, मतलब अगर उस समय में देखा जाए 20 साल 25 साल पहले, तो तब का मैंने देखा कि एक आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है। मैंने उनके साथ हेल्प करी। उन्होंने कहा कि जीवन में अगर रास्ता ना मिले तो क्या करोगे। मैंने कहा सर अपना बना लेंगे, जो चलेगा वो पैसे देगा, नहीं तो मोनोपोली है ही। उसे लगा यार मेरे में कुछ दम है। उसने कहा मेरी ये इमेज है। मैंने कहा ख़त्म कर देते हैं। ये बिलीफ है, मैंने कहा अभी हटा देता हूँ। कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस टेक्निक होती है। उन्होंने कहा व्हाट इज योर फीस। अब मैं उसे जानता नहीं कौन है, एंड मैं आपको बताऊंगा इस पॉडकास्ट के बारे में कौन आदमी वो, आप चौंक जाएंगे, उछल पड़ेंगे। हो सके आप उसी के ही आसपास हो। मैंने कहा सर फीस की तो कोई ऐसी बात नहीं कही, फिर भी मैंने कहा सर जो भी आपसे बन पड़े। जो भी आपसे बन पड़े, ठीक है। एंड ही गिव मी 2 मिलियन। 2 मिलियन उस समय? 20 लाख। और उसने कहा कि अगर कम है तो बता दीजिएगा, पर आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर मैं ये सोचता मैं फ्री में क्यों करूं, या 50 रुपये लेने हैं इस आदमी से, या मैं उस आदमी से कहता नहीं जी पहले तो मैं बताता हूं आपकी बेटी को मैं 10 दिन दूंगा और मेरी 2100 रुपये पर विजिट फीस होगी, तो ले लो। भगवान शंकर आपके साथ सामने खड़े हैं। भगवान शंकर ने आपसे कहा क्या लोगे, आपने कहा टॉफी ले ले। आपने कहा भगवान शंकर जो भी तुमसे बन पड़े, वो कहता 3 लोग मेरे पास है, एक तुझे दे देता हूं। तो जीवन में याद रखना, आकर्षण के लिए क्वालिफाई करिए। जिंदगी में जाएगा कहाँ कोई और, आएगा तो मेरे पास ही। सही बात है सर। अगर मांगते भी तो क्या मांग लेते वो, दिस इज समथिंग इनसेन सर, इनसेन, गजब सर। ओहो, मैं सर बाद में नाम जरूर पूछूंगा आपसे। ओके सर, मुझे अब ना मैं आपके क्या है, आपकी बातों में इतना खो गया हूँ कि मैं सवाल ही भूल गया हूँ। ओके हाँ सर, हम चल रहे हैं अब हमारे पॉडकास्ट के पहले चरण के अंतिम भाग की ओर, क्योंकि ये कंफर्म है कि हमें बार बार मिलना पड़ेगा, इस सीरीज़ को आगे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो मैंने एक्चुअली सीखी नहीं है, मैंने महसूस की हैं आज। अब उसको महसूस जो मैंने आज महसूस कर लिया, मैं उसको हमेशा उसी फीलिंग के साथ रहना चाहता हूँ, ताकि अपने आप को ग्रो कर सकूँ। मैं थोड़ा सा स्वार्थी हूँ सर, सॉरी, लेकिन हाँ आई वॉन्ट टू ग्रो। हाँ यस, आई वॉन्ट टू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू। तो उसके लिए मुझे आपसे बार बार मिलना पड़ेगा सर। सर इसमें एक छोटा सा सवाल है। आज अगर राम वर्मा जी को मौका मिले, भगवान आए कि जाओ आपको आशीर्वाद दिया है, अपनी एक लाइफ का कोई भी इवेंट अगर आपसे चेंज करना चाहें, तो क्या होगा वो? आई विल चेंज द डेथ ऑफ माई फादर। आई विश ही वर अलाइव व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। काश वो जिंदा होते। बिकॉज 10 साल की उम्र थी जब उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन 10 साल की उम्र का ही उनका इम्प्रिंट मुझे आज राम वर्मा बनने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। उन्होंने मुझे एक शब्द दिया था, कम खाइएगा जीवन में और गम खाइएगा, आप लंबी उम्र जिएंगे और जीतेंगे। कम खाइएगा और गम खाइएगा। कम खाइए और गम खाइए। गम मीन्स दुखों को डाइजेस्ट करना सीखो, और टेबल पर बैठकर हमेशा कम खाओ, उम्र लंबी रहेगी और जीतोगे। छोटी छोटी बातें थी उनकी जो याद आती हैं, बट वो ही शुड बी अलाइव। उनके जाने के बाद वो इवेंट सारी खराब हो गई। एक लंबा समय खुद को समेटने में लग गया। ये तो लाइफ का एक बहुत बड़ा रूल हो गया, कम खाइए और गम खाइए। प्रणाम है ऐसे बाबूजी को, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है सर। सर इंट्यूशन या लॉजिक? इंट्यूशन। इंट्यूशन, ग्रेट। बिगेस्ट मिथ अबाउट NLP? सर्टिफिकेशन इज मस्ट। जो भी ये मानते हैं वो एक धोखे में जीते हैं। इसका जवाब मैं आगे देता हूँ, क्योंकि फिर वो कहेंगे फिर व्हाट इज शुड बी द। NLP इज लाइक बिकमिंग ए कारपेंटर। बिकमिंग अ कारपेंटर। लकड़ी आपके सामने है, मैं लकड़ी लेकर आया आपके पास, मैंने कहा टेबल बना दो, आपने टेबल बना दी। मैंने कहा दरवाज़ा बना दो, आपने दरवाज़ा बना दिया। देयर आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेशन, आई नीड माई दरवाज़ा।
माई NLP इज क्रिएटिंग द चेंज यू वांट. इट इज़ नॉट कि मैं किससे सर्टिफाइड हूँ. सूरज का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता, पानी का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता. मैं आपकी बात से इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जब हम कई बार वर्कशॉप लेते हैं ना सर, उसके अंदर पूछते हैं, सब सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं क्या करोगे उसका, किसको दिखाओगे, तुम सीखने के लिए हम तो देते तो हैं, लेकिन करोगे क्या उसका. और एक वेबिनार अटेंड करने का भी सर सर्टिफिकेट मांग लेते हैं. बिल्कुल, उन्हें मालूम नहीं, वो अपनी सेल्फ इमेज को इसी जोड़ रहे हैं. मैं ये कहता हूँ कि आप प्रॉब्लम लाइए और सड़क पर ही मिल जाते हैं, कहीं ज़रूरत भी नहीं कहीं ऑफिस हो, ऑन द स्पॉट 5 मिनट चाहिए बस मुझे. कहीं भी खड़े होकर पेड़ के नीचे मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर दूंगा, साथ के साथ निकाल दूंगा ऑन द स्पॉट. वैसे तो सर देखो, आप बहुत अच्छी तरह साइंस को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. अभी ना हम जब फिंगर टिप्स को पढ़ते हैं, तो जिसकी हमें ग्लूटेन सेंसिटिविटी दिखती है, या लुक्टोस सेंसिटिविटी मिल जाए, या उसके इमोशंस बहुत टबुलेटेड मिले, आपको जानकर हैरानी होगी सर फिंगरप्रिंट्स कटे हुए आते हैं. और ऐसे ऐसे केसेस देखे अभी हमने कि फिंगरप्रिंट आ ही नहीं रहे, जोर लगाना पड़ रहा है कि कैसे ना कैसे फिंगरप्रिंट दिख जाए. ये फ़र्क पड़ रहा है उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ का. 3-4 केसेस हैं, वो परेशान है, लेकिन हमारी जो मॉडलिटी है वो है फिंगरप्रिंट टेस्ट करना. फिंगरप्रिंट ही नहीं आ रहे सर. मैं भी अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि विकास जी एक्सपर्ट हैं. आपकी फिंगरप्रिंट से आपकी पर्सनालिटी, आपके करियर, आपके फ्यूचर को बेहतर और बढ़िया गाइडेंस करने के लिए कृपया ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. इनकी ज़रूर एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिएगा. थैंक यू आप सो बहुत मच अच्छा काम कर रहे हैं, और ये न्यूरो साइंस की बहुत ही, और ये शायद मेरा और आपका रेपो भी इसीलिए कि हम दोनों न्यूरो साइंस की बात करते हैं. सर. मतलब ये आपके शब्दों, आपके मुंह से ऐसे शब्द सुन रहे हैं सर, धन्यवाद सर, कोटि कोटि धन्यवाद. एक लास्ट सवाल, अगर आप NLP नहीं कर रहे होते तो क्या करते? मुझे कई बार इस सवाल के परे कुछ दिखाई नहीं देता, कोई ऑप्शन नहीं थी. मैं आज भी अपने माइंड से पूछता हूँ तो वो एक ही बात कहते हैं, ठीक है ना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ लर्निंग कर रहा होता जिससे लोगों की स्किल्स, आई मीन रियल इश्यूज़ को रिजोल्व कर रहा होता. मैं अभी भी अगर मैं पास्ट में जाता हूँ तो मैं 1981 या 80s की बात करता हूँ, जब मैं कोचिंग किया करता था और करोल बाग में कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, DPCC और SN दास. और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस टाइम तक मुझे कोई होश नहीं थी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था लाइफ में करें क्या, सब कुछ बिगड़ चुका था. और उस टाइम में मुझे आज भी याद है कि मैं DTC की बस का इंतजार कर रहा था, रात के 8:30 बज चुके थे, और मैं सिर्फ एक चीज़ मेरी इस पिक्चर में घूम रही थी कि मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ. और वहाँ पर एक ही चीज़ आ रही थी कि मेरे पास एक सूटकेस है, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, लोग मुझे बुला रहे हैं और मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, और वो ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रही है. ये 20 साल में देखा गया सपना निश्चित रूप से मेंटोर की कमी के कारण 20 साल लगे, लेकिन याद रखिएगा हुआ वही. मुझे नहीं लगता मैं इसके अलावा कुछ और कर रहा होता. सर मेरे पास शब्द नहीं है आपका किस तरह धन्यवाद करूं, क्योंकि जो आज आपने एनलाइटमेंट दिया है, जो चीज़ें बताई हैं, उसने मेरे सोचने का नज़रिया ज़रूर चेंज किया है. और मैं यकीन से कह सकता हूं